अरागी काय इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट। सबकी नज़र में वह बस एक साधारण उदास सा हाई स्कूल का लड़का था, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग थी। असल में वह एक प्रोफेशनल असैसिन था, ऐसा किलर जिससे उसके शिकार कांपते थे और आज तक कोई भी उससे बचकर नहीं निकल पाया था। उसके क्लासमेट्स उससे नफरत करते थे, उसका एंटी सोशल बिहेवियर और उसके आसपास महसूस होने वाली अजीब सी ऑरा लोगों को डराती भी थी और चिढ़ाती भी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया जब काई और उसकी पूरी क्लास अचानक एक दूसरी दुनिया में ट्रांसफर हो गई। एक ऐसी दुनिया जहां सोर्ड्स और मैजिक असली थे और जहां उन्हें हीरोज बनकर डीमन किंग को हराना था। अगली सुबह वही असैसिन एक थका हुआ स्कूल बॉय बनकर सड़क पर चल रहा था। उसका नाम था अरागी काई। वह जम्हाई लेते हुए सोच रहा था कि पूरी रात काम करने के बाद स्कूल आना सच में बहुत खराब लगता है। जब वह क्लासरूम में दाखिल हुआ तो स्टूडेंट्स आपस में फुसफुसाने लगे। तभी मिडू शूजी नाम का लड़का मुस्कुराते हुए उसे ग्रीट करता है। वह सॉकर क्लब का एस और क्लास प्रेसिडेंट था। काई ने ठंडे स्वर में जवाब दिया और अपनी सीट पर बैठ गया, जिसे देखकर नागासी रिया ने टिप्पणी की कि काई हमेशा की तरह रूड है। कुछ ही देर बाद अराशी शूनसुके, एक लोकल गैंग का लीडर, क्लास में आया और काई को सोता देखकर गुस्से में उसे उठाने लगा। लेकिन काई ने उसका हाथ पकड़ लिया और शांत आवाज में पूछा कि उसे क्या चाहिए। माहौल तनावपूर्ण हो गया। तभी केनेजाकी रिन ने सबको चुप रहने को कहा और धीरे धीरे क्लास फिर शांत हो गई। लेकिन उसी समय काई को अचानक एक अजीब सेंसेशन महसूस हुआ। शूजी के पैरों के नीचे से ब्राइट ब्लू लाइट निकलने लगी और फर्श पर एक मैजिक सर्कल उभर आया, जो कुछ ही पलों में पूरे क्लासरूम में फैल गया और अगली ही सेकंड सबकी आंखों के सामने तेज रोशनी छा गई। रोशनी खत्म होने पर सभी स्टूडेंट्स एक पत्थर के बने विशाल हॉल में पड़े थे, जो किसी पुराने कासल जैसा लग रहा था। काई सबसे पहले होश में आया और उसने तुरंत सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व किया। बड़े पिलर्स, पत्थर की दीवारें और सिर्फ एक एग्जिट। धीरे धीरे बाकी स्टूडेंट्स भी उठने लगे और पैनिक फैल गया, लेकिन शूजी ने सबको शांत किया। तभी काई ने दरवाजे के उस पार फुटस्टेप्स की आवाज सुनी और कहा कि कोई आ रहा है। कुछ सेकंड बाद भारी दरवाजा खुला और अंदर एक लड़की और एक बूढ़ा आदमी दाखिल हुए और यहीं से उनकी नई दुनिया की असली कहानी शुरू हुई। कमरे में आए दोनों लोग मेडिवल नाइट और प्रिंसेस जैसे लग रहे थे। उन्होंने पुराने जमाने के फ्लोई कपड़े और केप्स पहने थे। लड़की ने स्टूडेंट्स को ग्रीट करते हुए कहा कि वे काफी इंप्रेसिव हैं और उन्हें हीरो कैंडिडेट्स कहा। सब हैरान थे, लेकिन काई ने तुरंत दोनों का एनालिसिस किया। उसे लगा कि आदमी का शरीर साफ तौर पर एक सोर्ड यूजर जैसा है और वह पूरी तरह गार्ड पर भी था, जबकि लड़की में हल्की मसल्स तो थीं, लेकिन वह सामान्य लग रही थी। लड़की ने अपना नाम लियोनोरा बताया। वह होली कंट्री डाइजेस्ट की आर्च बिशप थी और उसके साथ खड़ा आदमी ग्वास था, जो उसका नाइट और प्रोटेक्टर था। अराशी ने ताना मारते हुए कहा कि उसने इस देश का नाम कभी नहीं सुना और पूछा कि क्या वे मजाक कर रहे हैं। लियोनोरा ने शांत स्वर में कहा कि वह मजाक नहीं कर रही। तभी शूजी आगे आया और बोला कि वे सब अचानक यहाँ पहुंच गए हैं, इसलिए थोड़े घबराए हुए हैं। तब लियोनोरा ने समझाना शुरू किया कि उन्हें एक पैरेलल वर्ल्ड में समन किया गया है ताकि वे डीमन किंग को हराकर ह्यूमैनिटी को बचा सकें और वे इस दुनिया के हीरो कैंडिडेट्स हैं। यह सुनकर स्टूडेंट्स को यकीन करना मुश्किल लग रहा था और माहौल भारी हो गया। ग्वास ने अराशी को चेतावनी दी कि सेंट से बात करते समय अपनी जुबान संभाले, लेकिन अराशी बेपरवाह रहा। ग्वास ने तलवार खींच ली, मगर लियोनोरा ने उसे शांत किया। फिर भी अराशी झपट पड़ा और काई उसकी हिम्मत देखकर हैरान रह गया। लेकिन हमला पड़ने से पहले ही ग्वास की तलवार चमकी और अराशी के सिर पर छोटा सा कट लग गया। इतनी तेज चाल थी कि किसी ने देखा तक नहीं। लियोनोरा ने माफी मांगी और कहा कि वह सब कुछ विस्तार से बताएगी, लेकिन सबको शांत रहना होगा, और उसका शांत चेहरा अचानक डरावना हो गया। उसने बताया कि डीमन किंग के इन्वेजन की वजह से उस दुनिया की ह्यूमैनिटी विनाश के कगार पर है। डाइजेस्ट देश अब भी लड़ रहा है, लेकिन पूरी तरह इन्वेजन रोकने की ताकत नहीं बची। उसने कहा कि स्टूडेंट्स ही ह्यूमैनिटी की आखिरी उम्मीद हैं। यह सुनकर कई स्टूडेंट्स डर गए। कुछ लड़कियां रोने भी लगीं। ग्वास ने कहा कि यह असंभव लग सकता है, लेकिन उन्हें कोशिश करनी होगी, क्योंकि डीमन किंग को हराए बिना वे अपने वर्ल्ड में लौट ही नहीं सकते। ये सुनकर सब और भी ज्यादा शॉक्ड हो गए और डर का माहौल गहरा गया। काय समझ गया कि यह बात उन्हें मोटिवेट करने के लिए कही गई है, क्योंकि जो लोग हमेशा शांति से जीते आए हों, वे अचानक लड़ना और मारना नहीं सीख सकते। उसके लिए एक्सपीरियंस और टैलेंट चाहिए। इसी बीच अराशी उठ खड़ा हुआ, सिर से खून बह रहा था और गुस्से में उन्हें कोसने लगा। ग्वास ने सोचा कि उसका स्पिरिट मजबूत है और वह काम का वॉरियर बन सकता है, लेकिन वह उसे मारने ही वाला था कि लियोनोरा ने हीलिंग मैजिक से उसका घाव भर दिया। उसने बताया कि यह शक्ति सिस्टम कहलाती है, जो उनके गॉड्स ने दी है, और इसे आसान शब्दों में मैजिक जैसा समझ सकते हैं। लियोनोरा ने शूजी की ओर बढ़कर हाथ उठाया तो उसकी कलाई चमकने लगी और उसके हाथ में लाइट से बनी एक तलवार प्रकट हो गई। उसने समझाया कि सिस्टम की मदद से वे डिवाइन प्रोटेक्शन और इनेट एबिलिटीज जागृत कर सकते हैं। उसने उनसे विनती की कि वह जानती है उन्हें यहाँ बुलाना सेल्फिश था,
लेकिन ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए उनकी मदद जरूरी है। शूजी ने क्लासमेट्स को समझाया कि अभी उन्हें जानकारी और सुरक्षा चाहिए, इसलिए फिलहाल इनकी बात सुनना सही होगा, और सब मान गए। इसके बाद लियोनोरा ने सबको डिवाइन पावर्स देना शुरू किया। किसी को टेलीकिनेसिस मिली, अराशी को एक्सप्लोजन पावर्स, रिया को फायर, योशिया को विंड और बाकी लोगों को भी अलग अलग शक्तियां मिली। जब उसने पूछा कि कोई बाकी तो नहीं, काई ने हाथ उठाया। जैसे ही उसे पावर मिली, उसकी नजर बदल गई और वह लियोनोरा के स्टैट्स पढ़ सकता था। उसकी आंखें लाल हो गईं और लियोनोरा ने बताया कि उसे जजमेंट नाम की दुर्लभ शक्ति मिली है, जिससे वह टारगेट्स के स्टैट्स और डिटेल्स देख सकता है। अराशी ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन काई ने देखा कि बाकी स्टूडेंट्स अपनी पावर्स पाकर घमंड में आ रहे थे, जबकि उन्हें अभी इस दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं था। काई ने मन ही मन सोचा कि ये पावर्स असल में बोरोड हैं, जिन्हें कभी भी वापस लिया जा सकता है। लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि लोगों को मारने के उसके पास पहले से ही कई तरीके थे। सभी को पावर्स मिलने के बाद लियोनोरा ने उन्हें आराम करने को कहा और शाम तक हीरो कैंडिडेट्स को उनके पर्सनल रूम्स में भेज दिया गया। रात होते ही काई खिड़की से चुपचाप बाहर निकल गया, क्योंकि वह इस नई दुनिया के बारे में और जानकारी चाहता था। बाहर गार्ड्स गश्त कर रहे थे और आपस में बात कर रहे थे कि हीरो कैंडिडेट्स देखने में कमजोर लगते हैं और ऐसे बच्चों से डीमन किंग को हराने की उम्मीद करना मजाक जैसा है। काई ने उनकी पूरी बातचीत सुनी और जजमेंट पावर से एक गार्ड के स्टैट्स देखे। उसे पता चला कि गार्ड को सिर्फ सोर्ड्समैनशिप आता है और ज्यादा खास एबिलिटीज नहीं थीं। आगे बढ़ते हुए काई ने शहर का ढांचा भी समझ लिया। वह एक फोर्टिफाइड सिटी था, जिसके अंदर एक इनर कास्टल भी था, लेकिन उसके गेट्स खड़ी सुरक्षा में थे, इसलिए वहां घुसना आसान नहीं था। उसने तय किया कि जल्दबाजी नहीं करेगा और सही समय का इंतजार करेगा। उसी समय शहर के बाहर एक खुले मैदान में रिया अपनी दो साथियों के साथ अपनी नई पावर्स की प्रैक्टिस कर रही थी और अपने एलिमेंट्स को कॉन्जर करके उन्हें समझने की कोशिश कर रही थी। काई झाड़ियों में छिपकर उन्हें देख रहा था कि तभी उसे एक अजीब सेंसेशन महसूस हुआ। लड़कियों ने भी झाड़ियों से आती आवाज सुनी और तभी वहां एक विशाल छिपकली जैसा मॉन्स्टर दिखाई दिया, जो उनके मैजिक से आकर्षित होकर आ गया था। काई ने तुरंत उसके स्टैट्स देखे और उसकी ओवरवेलमिंग ताकत देखकर चौंक गया। मॉन्स्टर दहाड़ते हुए लड़कियों की ओर दौड़ा। काई ने तुरंत समझ लिया कि वह ताकतवर और आक्रामक है, लेकिन सीधी लाइन में दौड़ता है और ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। उसने एक नाइफ फेंका जो उसकी मोटी चमड़ी को भेद गया। तभी रिया ठोकर खाकर गिर पड़ी और मॉन्स्टर उसे कुचलने ही वाला था। अचानक मॉन्स्टर रुक गया। उसके सिर में धंसा नाइफ दिख रहा था और खून बह रहा था। लड़कियों ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया, इसलिए वे तुरंत वहां से भाग गईं। काई के पास उन्हें बचाने की कोई खास वजह नहीं थी, लेकिन उसका कॉन्शियंस उसे चुप रहने नहीं दे सका। उसने सोचा कि अगर ऐसे मॉन्स्टर्स खुले घूम रहे हैं तो यह दुनिया उतनी आसान नहीं जितनी दिखती है। वह अपना नाइफ लेने मॉन्स्टर के पास गया। तभी उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वह तुरंत छिप गया, लेकिन किसी को देख नहीं पाया और शक से बचने के लिए वापस अपने कमरे में लौट गया। उसके जाने के बाद एक रहस्यमयी शख्स दीवार के पीछे से बाहर आया। वह पूरी तरह रोब में ढका हुआ था। उसका चेहरा दिख ही नहीं रहा था। उसने मॉन्स्टर का सिर कुचल दिया और ठंडी आवाज में कहा कि हीरो कैंडिडेट्स उम्मीद से भी ज्यादा कमजोर हैं, लेकिन उनमें से एक, उसकी गंध उसी जैसी थी। अगली सुबह ग्वास मृत मॉन्स्टर का शरीर लेकर आया और स्टूडेंट्स उसे देखकर सिहर उठे। उसने बताया कि डीमन किंग के प्रभाव से मॉन्स्टर्स पागल हो जाते हैं और इंसानी मांस के भूखे हो जाते हैं और उन्हें ऐसे ही दुश्मनों से लड़ना होगा। एक रिसर्चर स्टडी ने बताया कि मॉन्स्टर पर सॉर्सरी के निशान हैं। शायद किसी मिड ग्रेड डीमन ने उसे कंट्रोल किया था और संभव है कि वे नए हीरो कैंडिडेट्स की ताकत परख रहे हों। काई को सॉर्सरी शब्द सुनकर हैरानी हुई और उसने सोचा कि यह मैजिक से अलग चीज है। स्टडी ने समझाया कि शक्तिशाली डीमन सर्विट्यूड स्पेल्स से कमजोर मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ग्वास उसे ले गया, लेकिन काई समझ गया कि जानकारी जुटाने में स्टडी बहुत काम आ सकता है। तभी उसे एहसास हुआ कि पिछली रात जो नजरें उसने महसूस की थीं, वह एक डीमन था और शायद वह अभी भी आसपास ही था। अराशी ने कहा कि उन्हें वैसे भी डीमन किंग को मारना ही होगा अगर वापस जाना है, और बाकी स्टूडेंट्स भी उससे सहमत हो गए। काई ने सोचा कि जल्द ही उन्हें सच्चाई का असली बोझ समझ में आएगा। तभी लियोनोरा अंदर आई और बोली कि डरने की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ अपनी पावर्स का सही इस्तेमाल सीखना है। उसने बताया कि क्योंकि वे दूसरे वर्ल्ड से आए हैं, उनकी ग्रोथ रेट अलग होगी और इसी तरह ट्रेनिंग और तैयारियों के बीच एक हफ्ता बीत गया। ट्रेनिंग शुरू होने के बाद जहां बाकी हीरो कैंडिडेट्स रोज मैदान में पसीना बहा रहे थे, वहीं काई ज्यादातर समय लाइब्रेरी में बिताता था। हैरानी की बात यह थी कि वह नई दुनिया की भाषा के हर अक्षर को आसानी से समझने लगा था। उसे यह भी अजीब लगा कि वे लोग शुरू से ही एक दूसरे से बात कर पा रहे थे,
जैसे लैंग्वेज अपने आप समझ में आ रही हो। ट्रेनिंग के दौरान सबसे मजबूत 5 लोग साफ दिखाई देने लगे। नरूमी, जिसकी विंड कंट्रोल तेजी से बढ़ रही थी, अराशी अपने एक्सप्लोजन पावर्स के साथ, केंजाकी जिसकी डोमिनेशन एबिलिटी बेहद खतरनाक थी, हशीमोटो जो लैंड पावर्स इस्तेमाल करती थी, और रीना जिसकी फायर मैजिक बहुत डिस्ट्रक्टिव थी। लेकिन इन सबसे अलग एक और व्यक्ति था जिसकी ग्रोथ सबसे असाधारण थी, शूजी। काई ने जजमेंट से देखा तो उसके सारे स्टैट्स अब बी ग्रेड से ऊपर थे, जबकि सिर्फ एक हफ्ता पहले वे डी ग्रेड से भी नीचे थे। उसी समय कुछ लड़के काई का मजाक उड़ाने लगे क्योंकि उसके पास फ्लैशी कॉम्बैट पावर नहीं थी, लेकिन काई ने चुपचाप एक को गिरा दिया, बिना किसी को समझ आए कि हुआ क्या। अगले दिन लियोनोरा और ग्वास ने घोषणा की कि उनकी ग्रोथ उम्मीद से तेज है, इसलिए अगला चरण शुरू होगा, मॉन्स्टर कॉम्बैट ड्रिल्स। सभी को एक जंगल में ले जाया गया जहां ऑब्स्टिकल्स भरे पड़े थे और टीम्स बनानी थीं। लगभग सबने अपने ग्रुप बना लिए और अंत में सिर्फ काई और केंजाकी बचे जिन्हें मजबूरी में साथ आना पड़ा। केंजाकी ने साफ कह दिया कि उसकी पावर सबसे सुपीरियर हैं, इसलिए काई रास्ते में न आए। काई ने बिना बहस के मान लिया, जिससे वह और चिढ़ गई और बोली कि क्या उसमें जरा भी प्राइड नहीं है। लेकिन काई सिर्फ आसपास की प्रेजेंस महसूस करने में लगा था। कुछ ही देर में गॉब्लिन्स ने उन पर हमला किया। केंजाकी ने डोमिनेशन का इस्तेमाल कर उन्हें झुकने का आदेश दिया और वे तुरंत मान गए, लेकिन उसकी सांसें तेज हो गईं क्योंकि उसकी पावर बहुत मना खाती थी। जब उसने उन्हें मारने में झिझक दिखाई तो काई ने शांत स्वर में कहा कि मॉन्स्टर मॉन्स्टर ही होता है, चाहे दिखने में कैसा भी लगे। अंत में उसने आदेश देकर गॉब्लिन्स को खुद अपनी गर्दन मोड़ने पर मजबूर कर दिया। वह लाशों को देखकर घृणा से भर गई और काई की शांति उसे और अजीब लगी। दोनों आगे बढ़ते हुए बहस करते रहे और तभी अचानक जंगल के भीतर से एक जोरदार धमाके की आवाज गूंजी, जैसे कहीं कोई भयानक लड़ाई शुरू हो चुकी हो। केंजाकी ने आवाज पहचान ली, वह हशीमोटो की थी। काई ने पूछा कि अब क्या करें और उसने तुरंत कहा कि उन्हें उसकी मदद करनी चाहिए। उसी समय हशीमोटो को मॉन्स्टर ने जोर से उछालकर दूर फेंक दिया था। वह जमीन पर गिरी हुई थी, घायल और खून से लथपथ। उसने नारुमी से भागने को कहा, लेकिन देर हो चुकी थी। मॉन्स्टर अब नरुमी पर झपटने वाला था। तभी केंजाकी ने अपनी पावर इस्तेमाल की और आदेश दिया कि मॉन्स्टर रुक जाए। मॉन्स्टर कुछ पल के लिए थम गया। नरुमी ने राहत की सांस ली, लेकिन केंजाकी ने कहा कि वह उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगी। काई ने नरुमी से पूछा कि हशीमोटो जिंदा है या नहीं। उसने कहा कि वह जिंदा है, लेकिन हालत बहुत खराब है। काई ने उसे हशीमोटो को उठाकर तुरंत वहां से भागने को कहा। नारुमी हिचकिचाया, लेकिन उसकी हालत देखकर वह उसे लेकर निकल गया। उनके जाते ही काई ने जजमेंट से मॉन्स्टर के स्टैट्स देखे और उसकी डिफेंस देखकर चौंक गया। वह एक म्यूटेंट था और उसकी त्वचा इतनी कठोर थी कि साधारण हमले बेअसर रहते। तभी केंजाकी चिल्लाई कि वह ज्यादा देर तक मॉन्स्टर को रोक नहीं पाएगी। काई ने कहा कि उसने काफी समय खरीद लिया है, अब उन्हें भी हट जाना चाहिए। लेकिन केंजाकी के पैरों में अब ताकत नहीं बची थी। उसने सारी ऊर्जा मॉन्स्टर को रोकने में लगा दी थी। स्थिति बिगड़ती देख काई ने एक स्मोक ग्रेनेड निकाला और उसे सक्रिय कर दिया। धुएं का घना बादल फैल गया और उसी मौके का फायदा उठाकर उसने केंजाकी को उठाया और झाड़ियों की ओर ले गया। वह थोड़ी शर्मिंदा हो गई और पूछने लगी कि यह धुआं क्या था। काई ने कहा कि यह स्मोक ग्रेनेड है जो उसने ट्रेनिंग के दौरान बनाया था, जबकि असल में वह अपने साथ पहले से कुछ बेसिक असैसिन इक्विपमेंट लाया था और उन्हें बेवजह इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। केंजाकी ने उससे माफी मांगी क्योंकि उसी ने मदद के लिए जाने को कहा था और अंत में वही बचाई गई। काई ने मुस्कुराकर कहा कि माफी की जरूरत नहीं, धन्यवाद कह सकती है। उनके बीच हल्की नोकझोंक हुई, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि शूजी और बाकी लोग वहां पहुंच चुके हैं। शूजी ने बिना समय गंवाए मॉन्स्टर पर हमला किया और उसकी भुजा घायल कर दी। रीना ने फायर पावर्स से हमला किया, जिससे मॉन्स्टर थोड़ा धीमा तो हुआ, लेकिन गिरा नहीं। दूर खड़ा एक शख्स यह सब देख रहा था। वह था डेल्फस, डीमन किंग की सेना का एक वेटरन असैसिन। डेल्फस मुस्कुरा रहा था। उसने सोचा कि आर्मर्ड मॉन्स्टर हीरो कैंडिडेट्स को नहीं हरा पाएगा। उनकी ग्रोथ बहुत तेज है। खासकर शूजी की शांति उसे पसंद आई। ये सिर्फ स्काउटिंग मिशन था, लेकिन उसने फैसला किया कि अब यहीं उन्हें खत्म कर देना चाहिए। जैसे ही वह आगे बढ़ने लगा, अचानक उसकी गर्दन पर एक डैगर आकर टिक गया। पीछे काई खड़ा था। डेल्फस चौंक गया। उसे समझ ही नहीं आया कि काई उसके पीछे कैसे पहुंच गया। काई ने उसकी टांगें काटकर उसे जमीन पर गिरा दिया और धीमी आवाज में कहा कि शोर मत करो, वरना बाकी लोग आ जाएंगे। काई ने उससे सवाल पूछने शुरू किए और कहा कि जवाब दोगे तो जिंदा छोड़ दूंगा। डेल्फस मुस्कुराया, लेकिन जब काई ने उसके हाथ भी घायल कर दिए तो वह समझ गया कि बचना मुश्किल है। फिर भी उसने जानकारी देने से इनकार किया और अचानक झर निगल लिया, वहीं मर गया। काई समझ गया कि डीमन किंग की सेना आसान दुश्मन नहीं है। तभी केंजाकी वहां पहुंची और लाश देखकर सिहर उठी। काई ने उसे समझाया कि यह डीमन किंग की सेना का असैसिन था और पहले दिखा लिजर्ड मॉन्स्टर भी उसी का काम था।
केंजाकी ने पूछा कि उसने असैसिन को कैसे पहचान लिया जब किसी और को पता नहीं चला। काई ने पहली बार अपना राज बताया कि उसका परिवार असैसिनेशन के धंधे में था, इसलिए वह ऐसे लोगों की मौजूदगी महसूस कर सकता है। केंजाकी यह सुनकर स्तब्ध रह गई, लेकिन उसने वादा किया कि वह यह बात किसी को नहीं बताएगी। दोनों वापस लौटे तो सभी हीरो कैंडिडेट्स हशिमोटो के पास जमा थे। हानो नाम की एक लड़की जिसके पास हीलिंग पावर्स थीं, उसका इलाज कर रही थी। उसने कहा कि लगभग 1 घंटे में हशिमोटो ठीक हो जाएगी, और यह सुनकर सबने राहत की सांस ली। लेकिन अब सब समझ चुके थे कि यह दुनिया उतनी आसान नहीं जितनी उन्होंने सोची थी। सभी हीरो कैंडिडेट्स शूजी की तारीफ कर रहे थे कि तभी लियोनोरा और ग्वास वहां पहुंचे। छात्रों ने तुरंत सवाल किया कि वे अब तक कहां थे, और जब उनकी जान पर बन आई थी तब मदद करने क्यों नहीं आए। ग्वास ने शांत स्वर में कहा कि वह पूरे समय दूर से नजर रखे हुए था, लेकिन अगर वह हर बार उन्हें बचा लेता तो यह ट्रेनिंग बेकार हो जाती। शूजी ने जवाब दिया कि हालात बहुत गंभीर थे और हशिमोटो अपनी जान भी खो सकती थी, लेकिन ग्वास ने ठंडे लहजे में कहा कि असली युद्ध में जान दांव पर लगाना सामान्य बात है और उन्हें ऐसी ही लड़ाइयों का सामना करना होगा, इसलिए शिकायत करना बेकार है। शूजी ने फिर सवाल किया कि जब कहा गया था कि इस इलाके में सिर्फ कमजोर मॉन्स्टर्स हैं, तो वह आर्मर्ड मॉन्स्टर कैसे आया। लियोनोरा ने कहा कि शायद यह उस डीमन असैसिन की वजह से हुआ, क्योंकि ऐसे मॉन्स्टर्स का वहां होना असामान्य था। उसने यह भी कहा कि डिफेंसेस और ट्रेनिंग दोनों को और कठोर करना होगा, क्योंकि उनके मौजूदा स्तर पर वे सब मर सकते हैं। ये सुनकर सभी डर गए। शूजी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन लियोनोरा ने साफ कहा कि इस दुनिया में जिंदा रहने का एक ही तरीका है, मजबूत बनना। अराशी को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह लियोनोरा से बहस करने कूद पड़ा, लेकिन ग्वास ने उसे रोक दिया और कठोर स्वर में कहा कि वे सब इस देश के लिए सिर्फ पॉन्स हैं, इसलिए आदेश मानना ही होगा। माहौल गर्म हो गया, लेकिन शूजी बीच में आया और सबको शांत किया, यह कहते हुए कि उनके पास फिलहाल आदेश मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ग्वास शूजी की समझदारी से प्रभावित हुआ और बोला कि वे देश के लिए कीमती हैं, इसलिए जब तक वे नियम मानते रहेंगे उनके साथ बुरा नहीं होगा। फिर भी अराशी शांत नहीं हुआ और उसने ग्वास पर एक्सप्लोसिव अटैक कर दिया, लेकिन ग्वास ने आसानी से बचकर उसे एक ही घूंसे में जमीन पर गिरा दिया। उसने कहा कि वे सब अभी बहुत कमजोर हैं और अगले दिन से ट्रेनिंग और कठिन होने वाली है। यह कहकर वह और लियोनोरा चले गए। अराशी खून से लथपथ उठ खड़ा हुआ और दांत भींचकर कसम खाई कि एक दिन ग्वास को जरूर मारेगा। अगले दिन ट्रेनिंग की जिम्मेदारी रिसर्चर स्टेडी के पास थी। उसने बताया कि वे उसकी रिसर्च फैसिलिटी में मॉन्स्टर्स से लड़ेंगे। उस जगह अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स कैद थे जिन्हें वह अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए पाल रहा था। ड्रिल शुरू हुई और हीरो कैंडिडेट्स को एक एक करके मॉन्स्टर्स से लड़ाया जाने लगा। काई ने देखा कि सभी आश्चर्यजनक रूप से शांत थे, जैसे धीरे धीरे लड़ाई उनकी आदत बनती जा रही हो। शूजी ने स्टेडी से कहा कि मॉन्स्टर्स उनकी क्षमता से ज्यादा मजबूत हैं, लेकिन स्टेडी ने जवाब दिया कि लियोनोरा ने उसे सख्त रहने को कहा है और असली ताकत उनकी विल पर निर्भर करती है। स्टेडी ने समझाया कि सही तरीके से लड़ने पर उनकी पावर्स का लेवल बढ़ सकता है और कभी कभी नई एबिलिटीज भी जाग सकती हैं। तभी काई ने जजमेंट से देखा कि शूजी को सचमुच एक नई शक्ति मिली है। शूजी चौंक गया और स्टेडी से उसे परखने की अनुमति मांगी। जैसे ही उसने अपनी नई शक्ति इस्तेमाल की, एक ही वार में मॉन्स्टर का हाथ और सिर अलग हो गया। ये देखकर सब स्तब्ध रह गए। काई समझ गया कि अब शूजी आर्मर्ड मॉन्स्टर से भी नहीं जूझेगा। उसने यह भी देखा कि अराशी को भी एक नई शक्ति मिली है, लेकिन उसने यह बात उससे छिपाए रखना ही ठीक समझा। उसी रात अराशी गुप्त रूप से कुछ कैंडिडेट्स के साथ योजना बना रहा था। उसका इरादा था ग्वास को मारना, लियोनोरा को बांधना और उससे असली दुनिया में लौटने का रास्ता पूछना। कुछ छात्र जो इस दुनिया से तंग आ चुके थे उसके साथ हो गए। अराशी ने नरुमी को भी अपने साथ आने को कहा, यह कहते हुए कि वह भी इस दुनिया से परेशान है और उसके साथ रहने से उनके जीतने की संभावना बढ़ेगी, और अराशी का साथ देने का फैसला कर लिया। अगले दिन शूजी मैदान में ट्रेनिंग कर रहा था। काई उसके पास गया और बोला कि वह काफी मेहनत कर रहा है। शूजी ने शांत स्वर में कहा कि वह अब भी कमजोर है और उसे और मजबूत बनना होगा। काई ने कहा कि उसकी मौजूदा ताकत से वह उस दुनिया के आधे नाइट्स को हरा सकता है, लेकिन शूजी ने सिर हिलाते हुए कहा कि यह काफी नहीं है, क्योंकि वह अभी भी ग्वास को नहीं हरा सकता। काई ने उससे पूछा कि वह लियोनोरा और ग्वास के बारे में क्या सोचता है। शूजी ने जवाब दिया कि वह जानता है कि वे उन्हें पॉन्स की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसे यकीन है कि वे उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। काई ने पूछा कि क्या इसका मतलब है कि वह डीमन किंग के हारने तक अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार है। शूजी ने बिना हिचकिचाए हाँ कहा और बताया कि उसने फैसला कर लिया है। वह अकेले लड़ेगा, देश का हीरो बनेगा, डीमन किंग को हराएगा और फिर नेगोशिएशन करके बाकी सबकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करेगा। काई ने पूछा कि क्या लियोनोरा उसे ऐसा करने देगी, और तभी लियोनोरा और ग्वास वहां आ गए।
लियोनोरा ने स्टेडी से कहा कि उनकी अनुपस्थिति में ट्रेनिंग की जिम्मेदारी उसी के पास रहेगी। स्टेडी खुश हुआ और बोला कि वह अपना काम पूरी ईमानदारी से करेगा। बाद में जाते समय ग्वास ने लियोनोरा से पूछा कि क्या वह सच में सही फैसला ले रही है। उसने पूछा कि वह ऐसा क्यों सोचता है, तो ग्वास ने साफ कहा कि अराशी कुछ साजिश कर रहा है और यह बगावत में बदल सकता है। लियोनोरा ने शांत भाव से कहा कि वह देखना चाहती है कि वे आगे क्या करते हैं। उसने कहा कि चाहे कुछ भी हो, वे उसे हरा नहीं सकते और अगर जरूरत पड़ी तो हायरार्की बनाकर उनकी बगावत को जड़ से कुचल दिया जाएगा। उसी रात कई अकेले जंगल में मॉन्स्टर्स से लड़ रहा था। उसने एक मॉन्स्टर को उसी तरीके से मार गिराया जैसे पहली रात मारा था और उसे सिर्फ 13 सेकंड्स लगे। जब उसने जजमेंट से अपने स्टैट्स देखे तो पता चला कि उसका लेवल बढ़ गया है। तभी एक और मॉन्स्टर उस पर टूट पड़ा, लेकिन उसकी त्वचा इतनी कठोर थी कि काई की ब्लेड्स बेअसर रहीं। ये उसकी नई स्किल आजमाने का सही मौका था। उसने अपनी नई एबिलिटी इस्तेमाल की जो टारगेट का वीक स्पॉट ढूंढ सकती थी। जैसे ही स्पॉट मिला, उसने पलक झपकते ही मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। काई समझ गया कि स्किल अच्छी है, लेकिन इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए उसे और ताकत चाहिए। उसने कई और मॉन्स्टर्स को हराया, लेकिन उसे लगा कि उसे इससे भी बड़ा और कठिन ओपोनेंट चाहिए। तभी उसे इंसानी कदमों की आहट सुनाई दी। वह केंजाकी थी। उसने पूछा कि वह इतनी रात को क्या कर रही है। उसने कहा कि वह उसे ढूंढ रही थी क्योंकि वह डॉर्म में नहीं था। काई ने उसे वापस जाने को कहा क्योंकि रात का जंगल खतरनाक है, लेकिन उसने झुंझलाकर पूछा कि वह खुद यहाँ क्या कर रहा है। काई ने कहा कि वह अपनी नई पावर्स की प्रैक्टिस कर रहा है। थोड़ी देर की नोकझोंक के बाद केंजाकी ने झेंपते हुए मान लिया कि वह उसके लिए चिंतित थी। तभी दोनों ने दूर आसमान में धुआं उठते देखा। वे तुरंत दौड़े और देखा कि उनका डॉर्म आग की लपटों में घिरा हुआ था और बाकी कैंडिडेट्स मॉन्स्टर्स से लड़ रहे थे। नारुमी ने राहत की सांस लेते हुए कहा कि अच्छा हुआ वे दोनों वापस आ गए। काई ने तुरंत कहा कि यह मॉन्स्टर्स का काम नहीं बल्कि किसी इंसान की साजिश है और मास्टरमाइंड यहीं कहीं आसपास होगा। तभी स्टेडी एक इमारत की छत पर दिखाई दिया और बोला कि उनका अंदाजा सही है। उसने बताया कि ये सारे मॉन्स्टर्स उसी की लेबोरेटरी से लाए गए हैं और उसने उन्हें दवाइयां देकर और भी ताकतवर बना दिया है। काई ने पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है और इससे उसे क्या मिलेगा। स्टेडी ने मुस्कुराकर कहा कि यह ऊपर से मिला आदेश है। उसे हीरो कैंडिडेट्स को खत्म करना है, चाहे इसके लिए उसे अपनी पदवी ही क्यों न खोनी पड़े। उसने शांत स्वर में जोड़ा कि उसे उनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, लेकिन फिर भी उसे उन्हें मारना ही होगा। स्टेडी की बात सुनकर सभी सन्न रह गए। जब उनसे पूछा गया कि क्या यह लियोनोरा का आदेश था, तो उसने हंसते हुए मना कर दिया और कहा कि यह उस विक्सन का नहीं बल्कि डीमन किंग का आदेश था। वह असल में डीमन किंग का जासूस था और अगर वह यह काम सही से कर लेता तो उसे वहां भी रिसर्चर का ऊंचा पद मिलने वाला था। काई ने ठंडे स्वर में पूछा कि क्या वह इतना गिर चुका है कि अब उसे सिर्फ मॉन्स्टर्स पर रिसर्च करने की ही परवाह है। स्टेडी ने जवाब दिया कि मॉन्स्टर्स इंसानी समझ से कहीं परे हैं और फिर उसने अपने मॉन्स्टर्स को हमला करने का आदेश दे दिया। मॉन्स्टर्स झपट पड़े और केंजाकी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी डोमिनेशन काम नहीं आई और मॉन्स्टर्स ने उसका स्पेल तोड़ दिया। तभी काई आगे आया और उसे बचा लिया। स्टेडी ये देखकर उत्साहित हो गया क्योंकि उसे काई की क्षमता चौंकाने वाली लगी। काई एक एक करके मॉन्स्टर्स को मारता गया, लगभग दर्जन भर को खत्म कर दिया। जजमेंट से उसने स्टेडी के स्टैट्स देखे। वे बहुत कमजोर थे, लेकिन उसके पास भी डोमिनेशन पावर थी और वह केंजाकी से भी मजबूत थी, इसलिए उसकी एबिलिटी दब गई थी। घबराकर स्टेडी ने अपनी अंतिम चाल चली। उसने कुछ ऐसा इस्तेमाल किया जिसे वह आखिरी हथियार कह रहा था। अगले ही पल एक विशाल लाल ड्रैगन प्रकट हुआ और उसने आग की लपटें बरसा दी। ड्रैगन चट्टाने फेंकते हुए आगे बढ़ा। काई ने नारुमी से कहा कि केंजाकी को लेकर दूर हट जाए। फिर उसने जजमेंट से ड्रैगन का वीक स्पॉट ढूंढा, उसकी गर्दन की एक खास स्केल। उसने वार किया, लेकिन उसकी अटैक पावर काफी नहीं थी। तभी अराशी आ गया और ड्रैगन पर हमला कर दिया, मगर ड्रैगन ने पलटकर उसे भी घायल कर दिया। काई ने अराशी से कहा कि उन्हें मिलकर लड़ना होगा। अराशी पहले तो अड़ा रहा, लेकिन ड्रैगन के अगले हमले ने उसे मानने पर मजबूर कर दिया। काई ने प्लान बताया, वह ड्रैगन का ध्यान भटकाएगा और अराशी वीक स्पॉट पर वार करेगा। जैसे ही ड्रैगन झपटा, काई ने उसे उलझाया और अराशी ने गर्दन की स्केल पर जोरदार हमला किया। ड्रैगन जमीन पर गिर पड़ा और आखिरकार मर गया। स्टेडी ने भागने की कोशिश की, लेकिन नारुमी ने उसे पकड़ लिया। वह डर के मारे सब बताने को तैयार हो गया, पर जैसे ही बोलने लगा उसका शरीर बैंगनी पड़ गया और वह वहीं मर गया। उस पर कर्स लगा था जो राज खोलते ही उसे मार देता। अगले दिन लियोनोरा लौटी तो कैंडिडेट्स ने उससे जवाब मांगा। उसने माफी मांगी, लेकिन कहा कि उसने नहीं सोचा था कि एक कमजोर डीमन टेमर इतना नुकसान कर सकता है। सब हैरान थे कि वह पहले से जानती थी कि स्टेडी डीमन है, फिर भी उसने उसे उनके पास रहने दिया। लियोनोरा ने ठंडे स्वर में कहा कि उसने पहले ही बताया था कि ट्रेनिंग कठिन होगी और जो हुआ
वह उसी का हिस्सा था। ग्वास ने भी उन्हें लापरवाही के लिए डांटा। फिर लियोनोरा ने घोषणा की कि वे रॉयल कैपिटल जाएंगे, जहां हीरो कैंडिडेट्स का सार्वजनिक परिचय कराया जाएगा और एक भव्य परेड होगा। उसी शाम वे राजधानी की ओर निकल पड़े और रात को एक मैदान में डेरा डाला। खाने के दौरान अराशी अपने साथियों से धीमी आवाज में बात कर रहा था। उसने कहा कि उनके साथ लगभग 30 सोल्जर्स ही हैं और वे ज्यादा मजबूत भी नहीं हैं, इसलिए यही सही समय है अपनी योजना को अंजाम देने का। उसने नारुमी को बुलाने को कहा ताकि वे भी साथ आ जाएं। झाड़ियों के पीछे खड़ा काई ये सब सुन रहा था। उसने भी गिनती की थी। सैनिक सच में कम थे, लेकिन उसे एहसास था कि ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि असली खतरा उन सैनिकों में नहीं बल्कि लियोनोरा और ग्वास में था, और उनसे टकराना किसी साधारण बगावत से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित होने वाला था। अराशी को पूरा भरोसा था कि वे लियोनोरा और ग्वास को खुद ही हरा सकते हैं। उसी शाम वह शूजी के पास गया और कहा कि वह रात में उससे बात करना चाहता है। रात होते ही अराशी और नारुमी पास के जंगल में मिले। वे सैनिकों पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। तभी शूजी और बाकी कैंडिडेट्स वहां पहुंच गए और उनका रास्ता रोक लिया। शूजी ने कहा कि उसे पता चल गया है कि अराशी लियोनोरा और ग्वास को मारने की योजना बना रहा है। अराशी यह सुनकर चौंक गया कि उसकी योजना किसी तरह लीक हो गई। शूजी और दूसरों ने उसे समझाने की कोशिश की कि सीधा हमला करने के अलावा भी रास्ते हो सकते हैं। अराशी ने गुस्से में कहा कि शूजी सिर्फ बातें करता है और पूछा कि क्या उसके पास कोई असली योजना है। शूजी ने जवाब दिया कि वह पॉन बनकर डीमन किंग को हराएगा और बदले में सबकी सुरक्षा की गारंटी लेगा। अराशी को यह सौदा मंजूर नहीं था। उसने उन्हें रास्ते से हटने को कहा, लेकिन शूजी और बाकी लोग भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे और देखते ही देखते दोनों पक्षों में झड़प शुरू हो गई। तभी 2 सैनिक वहां आ पहुंचे और सख्ती से कहा कि सब अपने टेंट्स में लौट जाएं क्योंकि सुबह उन्हें जल्दी निकलना है। अराशी बड़बड़ाते हुए चला गया और कहता रहा कि उनसे बात करना बेकार है। अगले दिन वे रॉयल कैपिटल पहुंचे। समारोह के कारण शहर भीड़ से भरा हुआ था। सड़कों पर खड़े लोग हीरो कैंडिडेट्स को देखकर आश्चर्य से भर गए थे और उनकी आंखों में उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। किले में उनका स्वागत होली नाइट रेंस ने किया और उन्हें पहले आराम करने को कहा। शानदार कमरे, मुलायम बिस्तर, गर्म पानी के स्नान और बेहतरीन भोजन, सब कुछ रॉयल स्तर का था। बाकी कैंडिडेट्स खुश थे, लेकिन काई ने तय किया कि वह जानकारी जुटाएगा। महल में सुरक्षा खड़ी थी, लेकिन उसने रेंस को सैनिकों से बात करते सुना। वे कह रहे थे कि कैंडिडेट्स अपनी उम्र के बच्चों से कहीं ज्यादा मजबूत हैं, लेकिन उन्हें यह भी चिंता थी कि राजधानी में उनकी मौजूदगी डीमंस को उकसा सकती है। रेंस ने भरोसा जताया कि कैंडिडेट्स किसी भी खतरे से निपट सकते हैं। उस रात का चुपचाप शहर के एक पब में गया। वहां लोग हीरो कैंडिडेट्स के बारे में बातें कर रहे थे। कुछ उन्हें साधारण बच्चे समझ रहे थे तो कुछ उम्मीद की किरण। काई ने गौर किया कि लोग राजा या नोबल से ज्यादा चर्च से डरते हैं। उसने बारटेंडर से बात की। बारटेंडर ने बताया कि डीमन किंग की ताकत इतनी भयानक है कि वह इंसानों को भी अपने वश में कर सकता है, और हाल ही में उसके अनुयायियों ने एक नोबल एस्टेट उड़ा दिया था। यह सुनकर काई को लगा कि राजधानी में कैंडिडेट्स की मौजूदगी सच में खतरे को बुलावा दे सकती है। बाहर निकलते ही उसे केंजाकी मिली। वह उसके लिए चिंतित थी। काई ने बताया कि वह जानकारी इकट्ठा कर रहा है। पहले तो उसने उसे मना कर दिया, लेकिन थोड़ी बहस के बाद मान गया और उसे भी जानकारी जुटाने को कहा। दोनों अलग अलग दिशाओं में निकल गए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कोई उनकी पूरी बातचीत सुन रहा था। काई देर रात वापस लौटा। उसे खास जानकारी तो नहीं मिली, लेकिन उसे यह एहसास हो गया था कि एक नया दुश्मन भी सक्रिय है। तभी उसने महल के हॉल में हलचल सुनी। बाहर जाकर देखा तो सभी कैंडिडेट्स इकट्ठा थे। पता चला कि केंजाकी गायब है। शूजी ने कहा कि वह महल में नहीं है, इसलिए सुबह होने से पहले उसे ढूंढना होगा। सब अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। काई को सड़क पर केंजाकी का स्टूडेंट आईडी मिला। जैसे ही उसने उसे उठाया, 4 नकाबपोश आदमी उस पर टूट पड़े, लेकिन काई की प्रतिक्रिया बिजली जैसी तेज थी। कुछ ही पलों में 3 हमलावर जमीन पर गिर चुके थे। चौथा आदमी डर से जड़ हो गया। काई ने उसकी गर्दन पकड़कर ठंडे स्वर में पूछा कि वह कौन है और केंजाकी कहाँ है, और इस बार उस जासूस के पास सच बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। उधर एक पुराने किले जैसी जगह पर केंजाकी को रस्सियों से बांध कर रखा गया था। 2 जासूस उससे पूछताछ कर रहे थे। वे हीरो कैंडिडेट्स के बारे में जानकारी चाहते थे, लेकिन वह चुप रही। जब उन्हें लगा कि वह सहयोग नहीं करेगी, तो उनमें से एक ने जबरदस्ती उसके कपड़े फाड़ दिए ताकि उसे डराया जा सके। उन्हें पता नहीं था कि काई पहले ही अंदर घुस चुका था और छिपकर सब देख रहा था। उसने जजमेंट से उनके स्टैट्स देखे और पाया कि वे काफी कमजोर थे। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी कमजोर लोगों ने केंजाकी को पकड़ लिया था। काई ने बिना आवाज किए दोनों को मार गिराया। केंजाकी उसे देखकर शर्म से घबरा गई, लेकिन उसने बिना कुछ कहे उसकी जंजीरें खोल दी। वे निकलने ही वाले थे कि अचानक तेज कदमों की आवाज आई। अगले ही पल होली नाइट रेंस सामने आ गया और बिना चेतावनी दिए उन पर हमला कर दिया।
दोनों ने किसी तरह वार से बचाव किया। रेंस मुस्कुराया और बोला कि अब उन्हें मारना ही पड़ेगा, क्योंकि वह सिर्फ होली नाइट ही नहीं बल्कि डीमन किंग की सेना का जनरल भी है। काई ने तुरंत जजमेंट से उसके स्टैट्स देखे और समझ गया कि वह बेहद ताकतवर, एक असली ऑलराउंडर फाइटर है। दोनों के बीच तेज टकराव शुरू हुआ। काई उसकी तलवार से बच गया, लेकिन अचानक रेंस ने फायर मैजिक का इस्तेमाल किया और काई बाल बाल बचा। फिर उसने अपनी तलवार को आग से ढक लिया और कहा कि अब सब खत्म है। उसी पल काई ने अपनी गन निकालकर उसके सिर पर गोली चला दी। रेंस वहीं ढेर हो गया। काई जानता था कि उसकी गोलियां सीमित हैं और वह गन इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। केंजाकी यह देखकर स्तब्ध रह गई। उसने कहा कि यह जानकर डर लगता है कि उनकी क्लास में कोई गन लेकर घूमता है। काई ने शांत स्वर में कहा कि यह एक असैसिन के लिए सामान्य इक्विपमेंट है। उसने उससे पूछा कि उसने डोमिनेशन पावर क्यों नहीं इस्तेमाल की, तो उसने बताया कि उन जंजीरों में कुछ ऐसा था जिससे वह अपनी पावर इस्तेमाल ही नहीं कर पा रही थी। रास्ते में उसने बताया कि वे लोग पूरी क्लास पर हमला करने वाले थे, लेकिन काई पहले ही यह जान चुका था, क्योंकि उसने जिस चौथे आदमी को पकड़ा था उसी ने सब बता दिया था। उन्हें केंजाकी को हॉस्टेज बनाकर बाकी कैंडिडेट्स को मारना था। सबसे अजीब बात यह थी कि वह आदमी स्टेडी की तरह डेथ कर्स से नहीं मरा, जिसका मतलब था कि यह काम डीमंस का नहीं बल्कि इंसानों का था। कुछ इंसान भी उनके दुश्मन थे। सुबह होने ही वाली थी जब शूजी उन्हें ढूंढते हुए पहुंचा और केंजाकी को सही सलामत देखकर राहत की सांस ली। काई ने उसे डीमन किंग के कल्ट और इंसानों के बीच छिपे दुश्मनों के बारे में सब बताया। अब समस्या यह थी कि मॉन्स्टर्स की तरह इंसानी दुश्मनों को पहचानना आसान नहीं था, इसलिए सबको और सतर्क रहना होगा। उन्होंने तय किया कि फिलहाल लियोनोरा को कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि वह फिर वही कहेगी कि खुद संभालो। उन्होंने सोचा कि पहले सभी कैंडिडेट्स को इकट्ठा करके आगे की योजना बनाई जाए, लेकिन तभी उनके चारों ओर धुआं फैल गया। कुछ ही पलों में कल्ट के और लोग उन्हें घेर चुके थे। सिर्फ यही 3 नहीं बल्कि दूसरे कैंडिडेट ग्रुप्स भी अलग अलग जगहों पर घेर लिए गए थे। काई ने जजमेंट से देखा, कुल 6 आदमी थे। उनके स्टैट्स राइन से कम थे, लेकिन फिर भी खतरनाक थे। वे सब एक साथ झपटे। केंजाकी ने उन्हें रोकने की कोशिश की और उसी पल काई ने बिजली की तेजी से अपने नाइव्स फेंके। छाहों के सिर चीरते हुए वे तुरंत गिर पड़े। शूजी यह देखकर तनाव में आ गया। उसने कहा कि वे इंसान थे, लेकिन काई ने ठंडे स्वर में जवाब दिया कि दुश्मन आखिर दुश्मन ही होता है, चाहे वह इंसान हो या मॉन्स्टर, और इस दुनिया में झिझकने वाले ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहते। आखिरी बचा कल्ट मेंबर अचानक शूजी पर झपटा। शूजी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी बोला कि वह अपने मास्टर की सेवा कर रहा है और पीछे हटने वाला नहीं है। केंजाकी फिर से अपनी पावर इस्तेमाल करने ही वाली थी, लेकिन काई ने उसे रोक दिया और कहा कि इस बार शूजी को खुद यह करना चाहिए। शूजी ने उस आदमी की तलवार तोड़ दी और उसे आत्मसमर्पण करने को कहा, मगर वह जिद पर अड़ा रहा और पलटवार में शूजी के हाथ को घायल कर दिया। जवाब में शूजी ने उसे काट गिराया। वह आदमी तड़प रहा था और शूजी उसे वहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन काई ने कहा कि अधूरा छोड़ा दुश्मन फिर खतरा बनता है, और आखिरकार शूजी ने भारी मन से उसे खत्म कर दिया। उधर अराशी और उसके साथियों ने भी अपने हिस्से के दुश्मनों को मार गिराया। अराशी ने आखिरी आदमी को बेरहमी से खत्म किया। रीना और बाकी लड़कियों के लिए इंसानों को मारना आसान नहीं था, कई घायल भी हो गईं। तभी लियोनोरा अचानक वहां प्रकट हुई और ठंडे स्वर में पूछा कि क्या अब उन्हें पासिंग ग्रेड मिलना चाहिए। कल्ट के लोग उसे देखकर और भड़क उठे, लेकिन उसने उन्हें तुच्छ कहकर उकसाया। सभी उस पर टूट पड़े और अगले ही पल उसकी डोमिनेशन पावर ने सबको जमीन से चिपका दिया। वे हिल तक नहीं पा रहे थे। रीना ने हैरानी से कहा कि उसकी शक्ति केंजाकी जैसी है, लेकिन लियोनोरा ने घमंड से कहा कि उसकी डोमिनेशन हर पहलू में कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, रेंज, कंट्रोल और ताकत, सब में। फिर उसने अचानक सभी हीरो कैंडिडेट्स पर भी डोमिनेशन लगा दिया और आदेश दिया कि वे जमीन पर पड़े उन लोगों को मार दें। सबके शरीर अपने आप चलने लगे और उन्होंने अपनी इच्छा के विरुद्ध उन लोगों को मार डाला। दूर खड़े काई और केंजाकी यह सब देख रहे थे, और केंजाकी समझ गई कि लियोनोरा की शक्ति उनकी कल्पना से कहीं आगे है। 12 घंटे बाद सभी कैंडिडेट्स हॉल में इकट्ठा हुए। कई लोग सदमे में थे। नरुमी गुस्से में था और कह रहा था कि वह लियोनोरा को माफ नहीं करेगा। शूजी खुद को दोष दे रहा था, लेकिन काई ने शांत स्वर में कहा कि इससे कुछ बदलता नहीं, क्योंकि अभी कोई भी लियोनोरा का सामना करने लायक मजबूत नहीं है। फिर काई ने केंजाकी को साथ चलने को कहा और बताया कि अगर उन्हें डोमिनेशन मैजिक का सामना करना है तो उसे उसी तरह की शक्ति को समझना होगा, और इसलिए उसने उससे कहा कि वह अपनी पावर उस पर इस्तेमाल करे। यह सुनकर केंजाकी का चेहरा लाल पड़ गया और वह घबरा गई। अगले दिन कल्ट पर जीत के बाद राजधानी में भव्य परेड हुआ। जनता ने हीरो कैंडिडेट्स का स्वागत किया जैसे वे सचमुच उम्मीद की आखिरी किरण हों। समारोह के बाद लियोनोरा ने कहा कि वे सब टेम्पल सिटी अल्फा लौटेंगे। काई ने बाकी लोगों को बताया कि वही शहर है जहां उन्हें पहली बार बुलाया गया था, और शायद वह पूरी तरह लियोनोरा के नियंत्रण में है। जब काई ने पूछा कि क्या वह खुद भी साथ चलेगी, तो उसने कहा कि उसे कुछ काम निपटाने हैं
और वह उन्हें ग्वास की देखरेख में भेजेगी। इसी बीच रीना ने देखा कि एक लड़की का चेहरा पीला पड़ गया है। वह सवालों का जवाब तक नहीं दे पा रही थी और उसी पल सबको एहसास हुआ कि पिछले हमले का असर अभी खत्म नहीं हुआ था और असली मुसीबत शायद अभी शुरू होने वाली थी। वह लड़की लियोनोरा के डर से कांप रही थी। लियोनोरा मुस्कुराते हुए वहां से चली गई, लेकिन उसके जाते ही सभी कैंडिडेट्स के दिलों में उसके लिए गुस्सा और डर दोनों भर गए। जल्द ही ग्वास सबको लेकर टेम्पल सिटी की ओर चल पड़ा। रात होने पर उन्होंने जंगल में डेरा डाला और उसी रात अराशी और उसके साथी फिर चुपचाप जंगल की ओर निकल गए। केंजाकी ने काई से पूछा कि क्या वे सच में आज रात हमला करने वाले हैं। काई ने शांत स्वर में कहा कि लियोनोरा यहाँ नहीं है, सैनिक कमजोर हैं और ग्वास को मारने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, इसलिए वह उन्हें रोकने नहीं वाला, बस तमाशा देखेगा। उधर नरूमी बहाने से ग्वास को जंगल के भीतर ले गया, यह कहते हुए कि उसने एक विशाल मॉन्स्टर देखा है। रास्ता राजधानी की ओर जाता था, इसलिए ग्वास भी सतर्क होकर उसके साथ चला गया। तभी अचानक पीछे से अराशी ने पूरी ताकत से हमला कर दिया। वार इतना जोरदार था कि ग्वास संभल नहीं पाया और खून बहने लगा, लेकिन वह अभी भी खड़ा था। अगले ही पल वह एक लैंड माइन पर चढ़ गया और जोरदार धमाका हुआ। अराशी मुस्कुराया, ये पूरा जाल उसी ने बिछाया था। ग्वास ने माना से खुद को बचाया, फिर भी वह बुरी तरह घायल हो गया। ग्वास ने भारी सांस लेते हुए कहा कि उसे निराशा है कि अराशी ने उस पर घात लगाकर हमला किया। तभी अराशी के बाकी साथी भी उसे घेर कर खड़े हो गए। हालात समझकर ग्वास ने आसमान में एक चमकता हुआ लाइट बॉल छोड़ा, एक डिस्ट्रेस सिग्नल। दूर से काई और केंजाकी ने भी उसे देखा और काई समझ गया कि अराशी ने बड़ी गलती कर दी है। सैनिक उस रोशनी की ओर दौड़ पड़े, लेकिन रास्ते में काई ने उन्हें रोक लिया और एक एक कर खत्म कर दिया। उधर ग्वास अकेला कई कैंडिडेट्स से घिरा हुआ था। वह उनकी पावर्स का सामना करते करते थक गया और आखिरकार उसका एक हाथ कट गया। पूरा शरीर खून से भीग चुका था, फिर भी वह गिरा नहीं। तभी लियोनोरा वहां प्रकट हुई, वही शांत मुस्कान चेहरे पर लिए। उसने कहा कि ग्वास को सच में कोने में धकेल दिया गया है। सभी कैंडिडेट्स उसे देखकर सन्न रह गए। इसी बीच शूजी और बाकी लोग दूसरी दिशा से आए तो उन्होंने केंजाकी को कुछ सैनिकों को डोमिनेशन से बांधते देखा। उन्हें शक हुआ, लेकिन तभी काई आया और बोला कि वह उसके आदेश का पालन कर रही थी। उसने बताया कि अराशी पहले ही ग्वास से लड़ रहा था, इसलिए उसने गार्ड्स को रोकने का काम किया। शूजी सब समझ गया, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ थी। काई ने उसे कहा कि अगर सच में कुछ करना है तो अराशी को ढूंढे, और वे सब उसी दिशा में चले गए। लियोनोरा ने ग्वास की ओर देखकर कहा कि वह हार रहा है। ग्वास ने थकी मुस्कान के साथ स्वीकार किया कि उम्र आखिर असर दिखाती है। अराशी ने दांत भींचकर कहा कि अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। किसी ने लियोनोरा से पूछा कि क्या वह सबको कंट्रोल कर रही थी। उसने समझाया कि डोमिनेशन तभी असरदार होती है जब सामने वाला अपने माना को नियंत्रित करना नहीं जानता, और जो लोग सिर्फ अपनी पावर्स पर निर्भर रहते हैं उन्हें वह आसानी से वश में कर सकती है। अराशी ने उसे कायर कहा और सीधी लड़ाई की चुनौती दी। लियोनोरा मुस्कुराई और बिना देर किए जमीन से एक विशाल पत्थर उठाकर उसे दूर फेंक दिया। फिर उसने आग, पानी और हवा को भी नियंत्रित करके बाकी कैंडिडेट्स को पीछे धकेल दिया। नरुमी ने अराशी को उठाया और हवा में उड़ गया। तभी शूजी और बाकी भी वहां पहुंच गए। शूजी ने अराशी से लड़ाई रोकने को कहा और पूछा कि इससे उसे मिलेगा क्या। अराशी ने जवाब दिया कि अगर रोकना है तो ताकत से रोको, क्योंकि वह शूजी की शांतिपूर्ण बातों से नफरत करता है। शूजी ने बाकी लोगों से पूछा कि क्या वे भी ऐसा ही सोचते हैं, और तभी रीना आगे बढ़ी और बोली कि वह अराशी का साथ देगी। यह सुनकर लियोनोरा हंस पड़ी और बोली, तुम लोग अब भी आपस में ही लड़ रहे हो और सोचते हो कि डीमन किंग को हरा दोगे। लियोनोरा ने ठंडे स्वर में कहा कि इस समय वे सब विद्रोह शुरू करने के दोषी हैं, और क्या सच में वे उम्मीद करते हैं कि वह उन्हें माफ कर देगी, चाहे वे अभी रुक भी जाएं। इतना कहकर उसने एक विशाल साइक्लोन पैदा कर दिया और भयंकर हवा ने सबको घायल कर दिया। शूजी यह देखकर घबरा गया, लेकिन अराशी ने उसे शांत रहने को कहा और बोला कि अगर वह सच में सबकी रक्षा करना चाहता है तो उसे अपना संकल्प मजबूत करना होगा, वरना सब मर जाएंगे। शूजी समझ गया कि अब कोई और रास्ता नहीं है और वह लड़ने के लिए तैयार हो गया। रीना और बाकी भी उसके साथ खड़े हो गए। दूर छिपे केंजाकी ने काई से पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए। काई ने कहा कि जब तक लियोनोरा अपनी डोमिनेशन का इस्तेमाल नहीं करती वे इंतजार करेंगे और बाकी कैंडिडेट्स पर भरोसा करेंगे। उधर ग्वास भी उठ खड़ा हुआ। उसने कहा कि वह कमजोर है, लेकिन फिर भी लियोनोरा के लिए लड़ेगा। लियोनोरा ने उसकी सारी चोटें हील कर दी और वह फिर से लड़ने के लिए तैयार हो गया। यह देखकर कैंडिडेट्स डर गए, क्योंकि उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसे पहले कॉर्नर किया था। रीना ने कहा कि अब उनकी संख्या ज्यादा है, इसलिए वे जीत सकते हैं। लियोनोरा ने उन्हें खुली चुनौती दी कि वे कभी भी हमला कर सकते हैं, और अगर वे उसे नहीं हरा सके तो हीरो कहलाने लायक नहीं है। लड़ाई शुरू हुई। ग्वास को शूजी की मैजिक सोर्ड से जूझना कठिन लग रहा था। लियोनोरा ने वाटर मैजिक से शूजी पर हमला किया। रीना ने उसे रोक दिया,
फिर भी शूजी घायल हो गया। उन्होंने लियोनोरा पर कई हमले किए, लेकिन कोई भी उसे छू तक नहीं पाया। पर अच्छाइयों में छिपे काई ने जजमेंट से लियोनोरा के स्टैट्स देखे और समझ गया कि वह शक्तिशाली मैजिशियन है, लेकिन उसकी डिफेंस कमजोर है। एक सही फिजिकल अटैक उसे घायल कर सकता है। लेकिन ग्वास उनके रास्ते में था। अरशी ने शूजी से कहा कि वह ग्वास को संभालेगा और शूजी लियोनोरा को रोके। शूजी की समस्या यह थी कि उसकी मैजिक उसे छू भी नहीं पा रही थी। तभी किसी ने उसे एक स्टील सोर्ड दी और लियोनोरा ने टिप्पणी की कि अब वह असली लड़ाई के लिए तैयार है। बाकी कैंडिडेट्स उसकी मदद नहीं कर सकते थे क्योंकि उनकी पावर्स लियोनोरा पर असर नहीं कर रही थीं, और वे अराशी की भी मदद नहीं कर सकते थे क्योंकि वह पास से लड़ रहा था। अराशी और गुआस बराबरी पर लड़ रहे थे क्योंकि गुआस हील तो हो गया था, लेकिन उसकी स्टैमिना कम थी और अराशी भी अपनी एक्सप्लोसिव पावर इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। लियोनोरा दूर से लगातार शूजी पर हमले कर रही थी ताकि वह पास न आ सके। शूजी बार बार विंड, ग्राउंड और फायर अटैक से बचता रहा। लियोनोरा ने महसूस किया कि वह अनजाने में मैजिक को आर्मर की तरह इस्तेमाल कर रहा है, यानी वह बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उसने उसे अपनी शक्ति से दूर फेंक दिया। उधर अराशी अपनी पावर्स के बिना ग्वास को हराने का तरीका सोच रहा था। तभी ग्वास ने एक वार में उसका पेट चीर दिया। अराशी घुटनों पर गिर गया, खुद पर गुस्सा करते हुए, और ग्वास ने कहा कि उसकी सीमा यही है जब वह अपनी पावर्स पर निर्भर नहीं रह सकता। अराशी ने दांत भींचे और पूरी ताकत से मुक्का मारा, जिससे ग्वास फिर खून से लथपथ होकर गिर पड़ा, और इस बार अराशी जीत गया। शूजी ने सोचा कि अगर वह नहीं जीता तो उसके दोस्त कष्ट झेलेंगे। वह फिर उठ खड़ा हुआ। उसके चारों ओर एक खतरनाक ऑरा फैल गई। लियोनोरा ने उसकी असाधारण स्टैमिना देखी, लेकिन उसे लगा कि वह फिर भी उसके पास नहीं पहुंच पाएगा। अगले ही पल शूजी उसकी आंखों के सामने था और उसने उसकी बांह पर वार कर दिया। यह उसके लिए असंभव था, लेकिन वह सोच भी नहीं पाई क्योंकि उसी क्षण शूजी उसके पीछे पहुंच चुका था। लियोनोरा ने तुरंत वाटर मैजिक का विस्फोट किया और उसे दूर धकेल दिया। किसी तरह लियोनोरा समझ गई कि शूजी ने इंस्टेंट मूवमेंट जैसी नई शक्ति हासिल कर ली है। शूजी फिर उसकी ओर झपटा और उसकी गर्दन काटने से बस 1 इंच दूर था कि तभी लियोनोरा ने आदेश दिया, घुटनों पर बैठ जाओ। अगले ही पल शूजी का शरीर जड़ हो गया और वह हिल भी नहीं पाया। लियोनोरा मुस्कुराई और बोली कि वह यह शक्ति इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। दूर से काई ने यह देखा और केंजाकी से तैयार रहने को कहा। लियोनोरा ने कहा कि उसे एनस्लेविंग मैजिक इस्तेमाल करने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन शूजी ने उसे मजबूर कर दिया। शूजी उसके पैरों के पास मूर्ति की तरह जड़ हो चुका था। बाकी कैंडिडेट्स उसे बचाने दौड़े, लेकिन लियोनोरा ने आदेश दिया कि सब रुक जाए, और वे सब बीच रास्ते में ही ठिठक गए। उसने कहा कि उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, इसीलिए वह उन्हें पासिंग ग्रेड देगी, और यह भी कहा कि ग्वास हार गया तो कोई बात नहीं, वह सिर्फ एक नाइट था, बदला जा सकता है। जब तक वह सबको नियंत्रित कर सकती है, उसे कोई डर नहीं। तभी पीछे से 3 नाइव्स उसकी ओर आए, लेकिन उसने आसानी से उन्हें बचा लिया और कहा कि उसे पहले से पता था कि कोई छिपा हुआ है। काई सामने आया और बोला कि उसे हैरानी है कि उसने उस पर ध्यान दिया। लियोनोरा ने कहा कि शुरू से ही उसे उसमें कुछ अजीब लगा था। उसने उसे भी न हिलने का आदेश दिया और काई भी स्थिर हो गया। वह अपनी मैजिक समझा ही रही थी कि अचानक एक गोली उसके कंधे में लगी। लियोनोरा स्तब्ध रह गई कि काई उसके जादू के बावजूद हिल और गोली चला कैसे पा रहा है। काई ने दूसरी गोली उसके पेट में मारी। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह हथियार क्या है, क्योंकि उसकी दुनिया में गन जैसी चीज नहीं थी और उसकी डिफेंस इसे रोक नहीं पा रही थी। काई ने संक्षेप में बताया कि यह गन है और उसके पास गोलियां भी कम हैं। लियोनोरा ने फायर से हमला किया, लेकिन उसका निशाना सिर्फ उसका चोगा जला पाया। काई गायब हो चुका था। अगले ही पल वह उसके पीछे खड़ा था, गन उसकी गर्दन पर तनी हुई। काई ने कहा कि वह जानता था कि लियोनोरा क्लोज कॉम्बैट में कमजोर है और उसकी एनस्लेविंग मैजिक उस पर असर नहीं कर रही थी। लियोनोरा हैरान थी। असल वजह केंजाकी थी। उस रात जब काई ने उससे उसे डोमिनेट करने को कहा था, उसने समझाया था कि जो स्किल पहले लगती है वही प्राथमिकता रखती है। इसलिए केंजाकी की डोमिनेशन पहले से उस पर थी, जिसने लियोनोरा की एनस्लेविंग मैजिक को बेअसर कर दिया। डिवाइन प्रोटेक्शन की वजह से उनकी पावर्स साधारण मैजिक से ऊपर थीं। यह एक जुआ था, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। लियोनोरा समझ गई कि यह केंजाकी की वजह से हुआ, और वह सही थी। काई अब भी उसके डोमिनेशन के प्रभाव में था। काई ने कहा कि अब सब खत्म है, और ट्रिगर दबाने ही वाला था कि उन्होंने उसे पकड़ लिया। उसे उन्हीं जादू-रोधी हथकड़ियों से बांध दिया गया जिनसे पहले केंजाकी को बांधा गया था। लियोनोरा ने पूछा कि वह उसके साथ क्या करने वाला है। काई ने कहा कि उसकी मांग सरल है, अगर वह उन्हें उनके असली दुनिया में वापस भेज दे तो वह उसे छोड़ देगा। लियोनोरा ने माफी मांगते हुए कहा कि यह उसके बस में नहीं है, वह केवल समन कर सकती है। वापस भेजने के लिए अलग तरह का मैजिक चाहिए। काई ने जजमेंट से देखा और समझ गया कि वह सच बोल रही है, क्योंकि उसके पास उन्हें वापस भेजने की कोई क्षमता नहीं थी। काई ने लियोनोरा से पूछा कि अगर वह उन्हें वापस भेज ही नहीं सकती तो डीमन किंग को हराने के बाद उन्हें लौटाने की बात क्यों
क्यों कहती थी। लियोनोरा ने समझाया कि समनिंग के लिए बहुत बड़ी ऊर्जा चाहिए होती है, इसलिए वे अपने गॉड की शक्ति पर निर्भर रहते हैं। असल में उन्हें उसी गॉड ने बुलाया था और डीमन किंग के मरने के बाद वही उन्हें वापस भेजेगा। लेकिन वह खुद भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं थी, क्योंकि पहले बुलाए गए किसी भी हीरो कैंडिडेट को कभी लौटते नहीं देखा गया था। ज्यादातर डीमन किंग के हाथों मारे गए और जो बचे भी वे बाद में गायब हो गए। काय उसे मारने ही वाला था कि शूजी ने रोक दिया। उसने कहा कि वह अब तक सहयोग इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे लगा था कि लियोनोरा उन्हें वापस भेज सकती है, लेकिन अब जब यह संभव नहीं है तो वह अभी भी हीरो कैंडिडेट के रूप में रहना चाहता है और उस दुनिया में गद्दार नहीं बनना चाहता। काई ने पूछा कि क्या वे पहले से ही गद्दार नहीं हैं? लियोनोरा ने कहा कि वह दिखावा कर सकती है कि उस रात कुछ हुआ ही नहीं। शूजी ने कहा कि सेंटेस की हत्या बहुत बड़ा अपराध है और इससे सब मुसीबत में पड़ सकते हैं। बाकी कैंडिडेट्स भी उससे सहमत थे, केवल नरूमी अब भी काई के पक्ष में था। शूजी ने माना कि उसे मारना तर्कसंगत है, लेकिन उसके बाद क्या होगा? काई ने कुछ नहीं कहा और अचानक उसने गोली चला दी। लियोनोरा की आंखों के बीच गोली लगी और वह वहीं गिर पड़ी। सभी स्तब्ध रह गए। अगले ही पल काई ने स्मोक ग्रेनेड फेंका और अंधेरे में गायब हो गया। केंजाकी को याद आया कि कुछ घंटे पहले काई ने उससे क्या कहा था। उसने पहले ही तय कर लिया था कि अगर उन्हें वापस लौटने का रास्ता नहीं मिला तो वह लियोनोरा को मार देगा। उसे पता था कि अगर वह जिंदा रही तो शूजी उसकी रक्षा करेगा और तब हालात और उलझ जाएंगे। इसलिए उसने अकेले ही सेंटेस को मारने का पाप अपने ऊपर लेने का निश्चय किया था। उसने जानबूझकर कुछ गार्ड्स को जिंदा छोड़ा था ताकि सारा दोष उसी पर आए। उसने केंजाकी से कहा था कि वह एम्पायर लौट जाए और सब दोष उसी पर डाल दे और जरूरत पड़े तो नेगोशिएशन में अपनी पावर्स का इस्तेमाल करे। उधर एक दूर के अंधेरे किले में एक आदमी डीमन किंग को बता रहा था कि हीरो कैंडिडेट्स को मारने की उसकी योजना विफल हो गई। डीमन किंग ने शांत स्वर में कहा कि चिंता की बात नहीं, अंत में हीरो कैंडिडेट्स खुद ही बैटलफील्ड पर आएंगे। खेल दिलचस्प होता जा रहा था और उसे यह पसंद आ रहा था। 2 दिन बाद काई जंगल में रह रहा था, एक शहर के पास। सेंटेस की हत्या के बाद वह खुले तौर पर अंदर नहीं जा सकता था, इसलिए उसने रात में चुपके से शहर में घुसने का फैसला किया। उसे पैसे कमाने थे। एक टैवर्न में उसने सुना कि एडवेंचरर बनकर गिल्ड से काम लिया जा सकता है और पहचान भी जरूरी नहीं होती। वह एक इन में ठहरा, किसी ने उसे पहचाना नहीं। अगले दिन वह गिल्ड पहुंचा जहां तरह तरह के लोग थे। रिसेप्शन पर उसने अपना नाम सायरन बताया और झूठ बोला कि डीमन किंग की सेना ने उसका गांव नष्ट कर दिया। सायरन वही कोड नेम था जो वह पहले भी इस्तेमाल करता था। उसे बताया गया कि रैंक्स F से A तक होते हैं और नए होने के कारण उसे F रैंक एडवेंचरर बनाया गया। वह बुलेटिन बोर्ड से अपना पहला काम लेने ही जा रहा था कि तभी 3 आदमी उसके पास आए और उसे घेर लिया। वे तीनों लड़के उसका मजाक उड़ा रहे थे और काई को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। पिछली बार की तरह उन्होंने उसे क्वेस्ट लेने से मना किया, लेकिन काई शांत भाव से मुड़ा, उन्हें चेतावनी के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि उसे अकेला छोड़ दें। ये सुनकर वे और चिढ़ गए। उन्हें लगा कि वह घमंडी बन रहा है। आसपास खड़े लोग बुदबुदाने लगे कि वे लोग फिर किसी नए एडवेंचरर से झगड़ा कर रहे हैं। तभी एक लड़का गुस्से में उस पर झपटा, लेकिन काई ने उसका हाथ पकड़कर हमला रोक दिया। वह लड़का चौंक गया और चिल्लाने लगा कि उसका हाथ छोड़े। काई ने बिना लड़ाई बढ़ाए हाथ छोड़ दिया, लेकिन अगले ही पल उन्होंने सब मिलकर उस पर हमला कर दिया। तीनों ने एक साथ वार किया, लेकिन काई ने उन्हें आसानी से हरा दिया और बिना कुछ कहे गिल्ड से बाहर निकल गया। जाते हुए उसने सोचा कि अब उसे औसत एडवेंचरर्स की ताकत का अंदाजा हो गया है और वे हीरो कैंडिडेट्स के मुकाबले काफी कमजोर हैं। उसने तय किया कि वह क्वेस्ट जल्दी खत्म करेगा। जंगल में पहुंचकर उसने क्वेस्ट की जानकारी याद की और कोबॉल्ट्स के निशान ढूंढने लगा। कुछ ही देर में उसे जानवर जैसे पैरों के निशान मिले। वह उनका पीछा करता हुआ आगे बढ़ा और जल्द ही उसे एहसास हुआ कि कोई उसे घेर रहा है। वे छिपने में माहिर थे, इसलिए उसने समझ लिया कि वे कोबॉल्ट्स ही हैं। अचानक एक कोबॉल्ट पीछे से झपटा, लेकिन काई ने पहले ही महसूस कर लिया और बच गया। उसने देखा कि उसके हाथ में इंसानी तलवार है, यानी उसने किसी एडवेंचरर को मार गिराया होगा। दूसरा कोबॉल्ट भी हमला करने आया, लेकिन काई ने जमीन की धूल उसकी आंखों में फेंकी और पहले वाले को मुक्का मारकर गिरा दिया। गिरते ही उसने उसकी तलवार उठाई और एक ही वार में उसे खत्म कर दिया। दूसरा कोबॉल्ट घबरा गया, लेकिन काई ने उसे भी तुरंत नाइफ से मार गिराया। जजमेंट से स्टैट्स देखने पर उसे पता चला कि ये मॉन्स्टर्स उसके लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है, इसलिए उसने सोचा कि इनका शिकार करके आसानी से पैसे कमाए जा सकते हैं। कुछ समय बाद वह गिल्ड लौटा और कोबल्ट्स के कान प्रूफ के तौर पर जमा किए। रिसेप्शनिस्ट मिया ने पुष्टि की कि यह काफी है और पूछा
कि क्या उसने सच में यह सब अकेले किया। काई ने शांत स्वर में कहा कि कोबल्ट्स को मारना आसान था, मुश्किल सिर्फ उन्हें ढूंढना था। आसपास खड़े लोग हैरान थे। कुछ कह रहे थे कि शायद वह किसी और शहर का सी रैंक हंटर रहा होगा, जबकि कुछ को यकीन नहीं हो रहा था कि एक न्यूबी इतना कर सकता है। रात को काई पैसे गिनते हुए शहर की गलियों में चल रहा था। उसने सोचा कि फिलहाल जिंदा रहने के लिए पैसा जरूरी है, इसलिए वह कुछ समय तक एडवेंचरर बनकर ही काम करेगा और गिल्ड के जरिए जानकारी भी जुटाता रहेगा। तभी अचानक उसके सामने एक लड़का आकर खड़ा हो गया। काई ने उसे देखते ही पूछा कि क्या उसे उससे कोई काम है, क्योंकि वह बाकी एडवेंचरर से कहीं ज्यादा मजबूत लग रहा था। लड़के ने अपना नाम लाइल बताया। वह बी रैंक एडवेंचरर था और उसी शहर की गिल्ड ब्रांच का इंचार्ज भी। अरागी काई ने कैजुअल तरीके से जवाब दिया। तो क्या? लाइल ने फिर अरागी काई से पूछा कि क्या वही वह आदमी है जिसने उसी दिन गिल्ड में उसके आदमियों के साथ परेशानी खड़ी की थी। अरागी काई ने जवाब दिया कि उन लड़कों ने ही पहले झगड़ा शुरू किया था। इसके जवाब में लाइल गुस्से में चिल्लाया और अरागी काई से कहा कि झूठ मत बोलो, क्योंकि उसने सुना था कि एक अज्ञात न्यूबी ने उसके आदमियों को पीट दिया था। अरागी काई ने फिर मान लिया कि हाँ, वही था जिसने उन्हें हराया था। ये सुनकर लाइल चिल्लाया कि अगर ऐसा है तो वह अरागी काई को सबक सिखाने में जरा भी हिचकिचाएगा नहीं। लाइल ने कई बार मुक्के मारने की कोशिश की, लेकिन उसकी झुंझलाहट बढ़ती गई, क्योंकि अरागी काई हर हमले से आसानी से बचता रहा। आखिरकार अरागी काई ऊब गया और उसने अपने पैर से लाइल को गिरा दिया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। यह देखकर लाइल स्तब्ध रह गया और चिल्लाया, क्या? अरागी काई ने तब उससे कहा कि उसकी गति प्रभावशाली है लेकिन अपरिष्कृत है और उसकी चालें बहुत बड़ी हैं, जिससे खुले मौके मिल जाते हैं। ये सुनकर लाइल गुस्से से भर गया और फिर हमला करने लगा, ये पूछते हुए कि उसने क्या कहा था। अरागी काई ने एक बार फिर उसका हाथ पकड़कर हमला रोक दिया और तुरंत उसे जमीन पर पटक दिया। अरागी काई ने समझाया कि उसे लगता है लाइल इंसानों से लड़ने का आदी नहीं है, क्योंकि उसके क्वेस्ट्स आमतौर पर मैजिकल बीस्ट से जुड़े होते हैं। इसके जवाब में लाइल ने गुस्से में पूछा कि अगर उसके पास इतनी ताकत थी तो उसने उसके आदमियों पर हमला क्यों किया। अरागी काई ने जवाब दिया कि वह पहले ही समझा चुका है कि यह एक गलतफहमी थी और वह शुरुआत से सब स्पष्ट कर सकता है। कुछ समय बाद दृश्य गिल्ड में बदल गया, जहां लाइल ने अरागी काई से माफी मांगी और माना कि गलती उसकी थी। उसने अपने आदमियों को झूठ बोलने के लिए डांटा और उनसे अरागी काई से माफी मंगवाई। उन्होंने अनिच्छा से माफी मांगी और अरागी काई ने कहा कि जब तक गलतफहमी दूर हो गई है उसे कोई आपत्ति नहीं है। फिर अरागी काई ने कहा कि उसे एक सवाल पूछना है। लाइल ने फिर माफी मांगी और कहा कि वह उसके किसी भी सवाल का जवाब देने को तैयार है। अरागी काई ने बताया कि वह एक यात्री है और अपनी यात्राओं के लिए धन कमाने के लिए एडवेंचरर बना है। उसने आगे कहा कि एडवेंचरर बनने का उसका एक और कारण भी है। उत्सुक होकर लाइल ने पूछा कि वह क्या चाहता है, उसकी ताकत और परिस्थितियों को देखते हुए। अरागी काई ने जवाब दिया कि वह दूसरी दुनिया में जाने का तरीका ढूंढ रहा है। यह सुनकर लाइल और उसके आदमी स्तब्ध रह गए और उससे स्पष्ट करने को कहा। वे सोचने लगे कि क्या ऐसा संभव भी है। उनमें से एक ने कहा कि उसने सुना था कि हीरो कैंडिडेट्स दूसरी दुनिया से आए थे। अरागी काई ने पुष्टि की कि वह उसी दुनिया में जाने का तरीका ढूंढ रहा है जहां वे हीरो कैंडिडेट्स हैं। लाइल ने कहा कि अगर ऐसा है तो शायद इसमें मैजिक शामिल होगा और वे खुद मैजिक के बारे में ज्यादा नहीं जानते। अरागी काई ने माना कि ऐसी जानकारी आसानी से नहीं मिलेगी और उम्मीद जताई कि शायद लाइल या उसके साथी कुछ सुराग दे सकें। लाइल ने कहा कि संभवतः सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो कुछ सुराग दे सकता है और वह है सेज एल्बन केराट। अरागी काई ने उलझन में पूछा कि एल्बन केराट कौन है। लाइल हैरान हुआ और पूछा कि उसे यह कैसे नहीं पता। फिर समझाया कि एल्बन केराट एक एल्फ है जिसकी सलाह ने देश की बहुत मदद की है। ये सुनकर अरागी काई को याद आया कि उसने किताबों में एक एल्वन सेज के बारे में पढ़ा था। उसे याद आया कि एल्व्स गहरे जंगलों में रहते हैं, अब दुर्लभ हो चुके हैं और उनकी कहानियां किंवदंतियां मानी जाती हैं और वे शायद ही कभी बाहर निकलते हैं। अरागी काई ने कहा कि जो एल्फ जंगल से बाहर निकलकर ज्ञान प्राप्त करता है वही सेज कहलाता है। लाइल ने जोड़ा कि उसने सुना है एल्बान केराट 100 साल से भी अधिक समय से जीवित है और अपनी महान बुद्धि और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। उसने यह भी कहा कि एल्बन केराट एक प्रसिद्ध स्पेल कास्टर है जिसके पास स्पेल्स का व्यापक ज्ञान है। ये सुनकर अरागी काई ने सोचा कि एल्व्स की स्पिरिट्स के साथ गहरी अफिनिटी होती है जिससे वे मैजिक में निपुण होते हैं। उसने यह भी सोचा कि भले ही सीधे हीरोज को वापस भेजने वाला मैजिक न हो, शायद स्पेल्स की मदद से कोई तरीका निकाला जा सकता है। तभी लाइल का अधीनस्थ रॉका बोला कि क्या सेज एल्बन केराट अब भी जीवित है, क्योंकि उसने कभी उसके बारे में नहीं सुना और कहा कि किसी ने उसे देखा भी नहीं है। लाइल हंसा और कहा कि उसके पास इसकी जानकारी नहीं है। फिर उसने अरागी काई से माफी मांगी कि वह कोई उपयोगी जानकारी नहीं दे सका। अरागी काई ने उसे आश्वस्त किया कि यह जानकारी उसके लिए काफी उपयोगी है। फिर उसने कहा कि देर हो रही है, इसलिए वह इन वापस जा रहा है। ये सुनकर लाइल ने जिज्ञासा से पूछा
कि अगर उसे दूसरी दुनिया में जाने का तरीका मिल गया तो वह क्या करेगा। अरागी काई मुस्कुराया और रहस्यमय ढंग से बोला कि यह उनकी कल्पना पर छोड़ देता है। वे उलझन में उसे जाते हुए देखते रहे और वह इन की ओर लौट गया। दृश्य एक हफ्ते बाद गिल्ड में बदल गया, जहां मिया अरागी काई को क्वेस्ट पूरा करने का इनाम दे रही थी। इनाम लेकर बाहर निकलते हुए अरागी काई ने सोचा कि लाइल और उसके साथियों वाली घटना को 1 हफ्ता हो चुका है और इस दौरान वह कुछ पैसे भी जमा कर चुका है। तभी लाइल और रॉका उसके पास आए और पूछा कि क्या उसका क्वेस्ट पूरा हो गया। साथ ही उसे साथ चलकर कुछ पीने का निमंत्रण दिया। अरागी काई ने हल्की उदासी भरी अजीब मुस्कान के साथ मना कर दिया। ये देखकर लाइल ने कहा कि वह बहुत बोरिंग है और वे उसे अलविदा कहकर चले गए। सड़क पर चलते हुए अरागी काई ने सोचा कि अब उसे सेज के बारे में काफी जानकारी मिल चुकी है। उसने जाना कि सेज का नाम एल्बन ओरेथ है और लगभग 10 साल पहले वह देश का सलाहकार था। अब सेवानिवृत्त होकर पश्चिमी सीमा के पास रह रहा है, जहां देश डीमन किंग की सेना से लड़ रहा है। अरागी काई ने तय किया कि अब शहर में रुकने का कोई कारण नहीं है और उसे उस सेज से मिलने निकलना चाहिए। दृश्य होली टेम्पल सिटी अल्फा में बदल गया, जहां हीरो कैंडिडेट्स की बैठक चल रही थी। हाइनरिक, जो होली नाइट ऑर्डर की 8वीं टुकड़ी का कप्तान था, ने कहा कि सेंटेस के मरने के बाद 1 महीने से वह हीरो कैंडिडेट्स की देखरेख कर रहा है। उसने मिडू शूजी से पूछा कि अब तक कोई शिकायत है या नहीं। शूजी ने कहा कि सब ठीक है और हाइनरिच अपना काम अच्छे से कर रहा है। यह सुनकर हाइनरिच खुश हुआ और बोला कि हीरो कैंडिडेट्स देश की मूल्यवान संपत्ति हैं और वह उनका सम्मान करता है। हाशिमोटो मारे ने उसका धन्यवाद किया, लेकिन उसे लगा कि वह लियोनोरा से अलग तो है, फिर भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। हाइनरिच ने मुख्य विषय पर आते हुए बताया कि पिछली बैठक में निर्णय लिया गया है कि हीरो कैंडिडेट्स को मोबिलाइज किया जाएगा। शूजी चौंक गया और पूछा कि क्या इसका मतलब उन्हें फ्रंट लाइन भेजा जाएगा। हाइनरिच ने हाँ में उत्तर दिया और बताया कि पश्चिमी सीमा पर अभी भी लड़ाई जारी है। उसने नक्शा दिखाकर समझाया कि उन्हें फ्रंट लाइन के एक किले में भेजा जाएगा। शूजी ने कहा कि वह समझ गया और कुछ पूछने ही वाला था कि हाइनरिच ने बीच में कहा कि जो लोग लड़ने के योग्य नहीं हैं, उनकी रक्षा करने का वादा वह निभाएगा। शूजी ने कृतज्ञता से उसे धन्यवाद दिया। हाइनरिच ने आगे कहा कि तब तक उन्हें कुछ कार्य दिए जाएंगे ताकि सब अपना योगदान दे सकें। शूजी ने सहमति जताई। हाशिमोटो ने पूछा कि उन्हें कब निकलना होगा और हाइनरिच ने कहा कि उन्हें अगली सुबह ही रवाना होना चाहिए। उसने शूजी से कहा कि सबको तैयार रहने के लिए बता दें। हॉल से बाहर निकलते हुए जब शूजी और हाशिमोटो मराए वापस जा रहे थे तो हाशिमोटो मराए ने राहत की सांस लेते हुए कहा कि कम से कम इस बार परिस्थितियां पहले जैसी भयावह नहीं लग रही थीं। हाशिमोटो मराए ने राहत की सांस लेते हुए कहा कि कम से कम हाइनरिच ने उनकी रिक्वेस्ट मान ली। मिडू शूजी ने भी सहमति जताई और माना कि शुरू में उसे लगा था उनकी मांगें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अंत में सब ठीक हो गया। हाशिमोटो मराई ने अनुमान लगाया कि लियोनोरा के बिना नाइट्स को हीरो कैंडिडेट्स को नियंत्रित करने में आत्मविश्वास की कमी है, इसलिए वे नरम व्यवहार कर रहे हैं। शूजी ने कहा कि लियोनोरा के जाने के बाद नाइट्स निश्चित ही और सतर्क हो गए होंगे। फिर हाशिमोटो मारे ने अरागी काई के बारे में सोचा, यह सोचते हुए कि वह कहाँ गया होगा और अभी क्या कर रहा होगा। दृश्य अतीत में बदल गया, उस समय जब लियोनोरा की मौत हुई थी और अरागी काई हीरो कैंडिडेट्स को छोड़कर चला गया था। बिशप ने तनाव में पूछा कि लियोनोरा को किसने मारा। नगासेना ने उत्तर दिया कि अपराधी अरागी काई है और वह उन्हीं हीरो कैंडिडेट्स में से एक था। यह सुनकर बिशप और उसके गार्ड्स चौंक गए। बिशप ने तुरंत पूछा कि अरागी काई कहाँ है। नगासी रेया ने बताया कि वह भाग गया और आश्चर्यजनक रूप से बहुत तेज था। गार्ड्स आपस में चर्चा करने लगे कि क्या तुरंत इंक्विजिटर भेजा जाए या पहले यह पुष्टि की जाए कि सेंटेस सच में मारी गई है या नहीं। अराशी शनुका ने गुस्से में बिशप से पूछा कि वह क्या कहना चाहता है। बिशप ने कहा कि वह कहानी को झूठ नहीं कह रहा, लेकिन यह भी संभव है कि सभी हीरो कैंडिडेट्स ने मिलकर लियोनोरा को मार दिया हो। यह सुनकर शूजी तनाव में आ गया। तभी लियोनोरा का एक नाइट आगे आया और बोला कि उसने घटना अपनी आंखों से देखी है। उसने बताया कि शूजी और बाकी लोग सेंटेस की रक्षा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अरागी काई ने उन्हें पछाड़ दिया और लियोनोरा की मौत हो गई। दूसरे नाइट ने भी उसकी बात की पुष्टि की और बिशप ने कहा कि अगर उसके अपने नाइट्स ऐसा कह रहे हैं तो वह इस पर विश्वास कर सकता है। बिशप ने पूछा कि क्या अरागी काई सच में इतना ताकतवर था। शूजी ने हाँ कहा और बताया कि वह शुरू से ही अपनी असली ताकत छुपा रहा था। इसके बाद बिशप ने उन्हें अपने कक्ष में विस्तार से बात करने के लिए बुलाया और एक हीरो कैंडिडेट को साथ आने को कहा। उन्हें पता नहीं था कि केंजाकी रिन दीवार के पीछे छिपकर अपनी एबिलिटीज से सब सुन रही थी। शूजी को राहत हुई कि वे इस स्थिति से निकल पाए और इसमें केंजाकी रिन की मदद थी। दृश्य फिर वर्तमान में लौट आया। हाशिमोटो मराई ने शूजी से पूछा कि क्या वह अब भी अरागी काई के बारे में चिंतित है और कहा कि अब उसके बारे में सोचना बेकार है। शूजी मुस्कुराया
और ऊपर से सहमत हो गया, लेकिन भीतर से वह परेशान था क्योंकि वह जानता था कि अरागी काई ने उनके लिए खुद को बलिदान कर दिया। शूजी ने सबकी रक्षा करने का संकल्प लिया था, लेकिन काई ने वह बोझ अपने ऊपर ले लिया था और शूजी खुद को असहाय महसूस कर रहा था। कमरे में शूजी ने सभी को इकट्ठा किया और बताया कि उन्हें फ्रंट लाइन पर भेजने का आदेश मिला है। उसने कहा कि जो भी कम्बैट के लिए तैयार हैं वे अगली सुबह रवाना होने की तैयारी करें। यह सुनकर कुछ लड़के तनाव में आ गए क्योंकि अब उन्हें असली युद्ध का सामना करना था। नगासी उनके पास आई और बोली कि अब डरने का कोई फायदा नहीं क्योंकि उन्होंने खुद कॉम्बैट ग्रुप में शामिल होने का फैसला किया था। होशोरी ने पूछा कि क्या सिर्फ वही लोग भेजे जा रहे हैं। शूजी ने बताया कि वे कैप्टन हाइनरिच की अगुवाई में 8 नाइट कोर्प्स के साथ भेजे जाएंगे। काकिरिन ने शूजी से पूछा कि अरागी काई के बारे में कोई खबर है या नहीं। शूजी ने कहा कि टेम्पल ने उसके सिर पर इनाम रख दिया है और बड़ी संख्या में लोग उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई खबर नहीं मिली। यह सुनकर केंजाकी रिन उदास हो गई। शूजी उसे दिलासा देने ही वाला था कि तभी नागासेना गुस्से में चिल्लाई कि उसे परवाह नहीं कि अरागी काई गद्दार है या नहीं, अगर वह उसे मिली तो उसे जलाकर राख कर देगी। ये सुनकर केंजाकी रिन अंदर से बहुत दुखी हो गई और सोचने लगी कि अरागी काई उसे अपने साथ क्यों नहीं ले गया। दृश्य जंगल में बदल गया, जहां हीरो कैंडिडेट्स, नाइट्स और गार्ड्स साथ साथ यात्रा कर रहे थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, अरशी शानुक को कुछ अजीब महसूस हुआ और वह रुक गया। उसी समय हानो शियोरी ने थकान की शिकायत करते हुए आराम की बात कही, लेकिन हशिमोटो मराई ने कहा कि वे अभी अभी लंच ब्रेक लेकर चले हैं और अंधेरा होने तक चलना होगा। कुछ लड़के आपस में बात कर रहे थे कि 2 दिन से चल रहे हैं और कुछ हुआ भी नहीं। तभी अराशी शनुक ने सबको रुकने को कहा और बताया कि उसे झाड़ियों के पीछे किसी मैजिकल बीस्ट की मौजूदगी महसूस हो रही है। एक नाइट आया और गुस्से में पूछा कि वे क्यों रुक गए। मिडू शूजी ने समझाया कि उन्हें पास में मैजिकल बीस्ट का आभास हुआ है, लेकिन नाइट ने डांटते हुए कहा कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा और उन्हें उसके आदेश मानने होंगे। यह सुनकर अराशी शनुक भड़क गया। उसने नाइट का गला पकड़ लिया और पूछा कि उसने क्या कहा। शूजी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अराशी चिल्लाया कि वह किसी बेकार नाइट के आदेश क्यों माने। तभी अचानक एक हमला हुआ और अराशी को नाइट को छोड़कर बचना पड़ा। सामने एक अजीब मैजिकल बीस्ट था, खरगोश जैसा चेहरा लेकिन हथियार जैसे पंजे। गार्ड्स ने बताया कि यह शार्प रैबिट है और सबको तैयार रहने को कहा, लेकिन उससे पहले ही शार्प रैबिट्स ने हमला कर दिया और कई गार्ड्स की तलवारें छिटक गईं। एक शार्प रैबिट एक गार्ड पर झपटा, तभी अचानक आग की तेज लपट आई और उसे खत्म कर दिया। यह अराशी शनुक था जिसने अपनी पावर से उसे मार गिराया। गार्ड ने उसका धन्यवाद किया, लेकिन अराशी ने उसे रास्ते से हटने को कहा और एक एक करके बाकी शार्प रैबिट्स को भी आसानी से खत्म कर दिया। कुछ स्टूडेंट्स उसकी शक्ति देखकर हैरान थे, लेकिन अराशी संतुष्ट नहीं था। उसे लग रहा था कि उसकी ताकत अब भी अरागी काई से कम है। दृश्य उसके मन में एक पुराने पल की ओर गया, जब अरागी काई ने लियोनोरा पर गन तानी थी। उस समय भी अराशी को गुस्सा आया था, क्योंकि शुरू से ही काई ने उससे कभी डर नहीं दिखाया था, जिससे उसे यकीन हो गया था कि काई उससे ज्यादा ताकतवर है। उसने सोचा कि एक्सप्लोजन पावर मिलने के बाद उसे लगा था कि वह सबसे मजबूत है, लेकिन यह एहसास कि काई उससे आगे है उसे बेहद खलता था। वर्तमान में शूजी ने उससे पूछा कि वह इतने खराब मूड में क्यों है। अराशी ने कहा कि कुछ नहीं, बस उसे ऐसे लोगों के आदेश मानना पसंद नहीं जो उसके हिसाब से बेकार हैं। कुछ समय बाद वे डाइजेस्ट होली किंगडम की पश्चिमी सीमा पर स्थित फोर्ट ट्रस पहुंचे। वहां होली नाइट्स की कप्तान एमिलिया ने अपना परिचय दिया और बताया कि वह वहां तैनात नाइट्स की नेता है। हाइनरिच ने उससे वॉचडॉग के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह लगभग 1 हफ्ते पहले मर गया। ये सुनकर हीरो कैंडिडेट्स थोड़े चौंक गए। अमीलिया ने कहा कि वह उन्हें पहले आराम करने देना चाहती थी, लेकिन तभी गार्ड्स चिल्लाते हुए आए कि डीमन किंग की सेना हमला करने आ रही है। अमीलिया ने कहा कि अब आराम का समय नहीं है और वह उन पर भरोसा कर रही है। शूजी ने तुरंत सभी हीरो कैंडिडेट्स को युद्ध की तैयारी का आदेश दिया। अराशी शनुक भी पूरी तरह तैयार दिखाई दे रहा था। अलार्म बेल बजने लगी और गार्ड्स चिल्लाने लगे कि डीमन आर्मी पास आ रही है। मॉन्स्टर्स की संख्या बहुत ज्यादा थी, जिससे कई लोग स्तब्ध रह गए। हाइनरिच ने गार्ड्स को आदेश दिया कि मॉन्स्टर्स पास आने से पहले एरोज और फायर अटैक्स से उनकी संख्या कम की जाए। गार्ड्स ने तीर चलाने शुरू किए और फायर एबिलिटी वाले नाइट्स ने फायरबॉल्स फेंके, लेकिन इतनी चोट लगने के बाद भी मॉन्स्टर्स आगे बढ़ते रहे और चिल्लाते रहे कि वे इंसानों को नष्ट कर देंगे। शूजी ये देखकर हैरान था कि मॉन्स्टर्स पीछे नहीं हट रहे। अमीलिया ने समझाया कि इतने भर से वे नहीं रुकेंगे और हीरो कैंडिडेट्स को मॉन्स्टर्स की एंड्योरेंस और स्टैमिना को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि इंसान उनसे कहीं कम सहन शक्ति रखते हैं। शूजी ने तनाव में पूछा
कि उन्हें क्या करना चाहिए। अमीलिया ने कहा कि वह हाइनरिच के आदेशों का पालन करे और खुद फोर्थ ऑर्डर नाइट्स को लेकर मॉन्स्टर्स से लड़ने जा रही है। हाइनरिच ने समझाया कि वह भी यही कहने वाला था, लेकिन कुछ लोग पहले ही नीचे जाकर मॉन्स्टर्स से लड़ रहे हैं। मिडू शूजी ने हैरानी से पूछा कि वह किनकी बात कर रहा है। नगास रीना ने बताया कि वह अराशी शनुक और उसके ग्रुप की बात कर रहा है, जो पहले ही नीचे जा चुके हैं। चास्टें। यह सुनकर शूजी चौंक गया और रीना से दोबारा पूछने लगा कि उसने क्या कहा। जब धुआं छौंटा तो उन्होंने देखा कि अराशी और उसके साथी सीधे मॉन्स्टर्स का सामना कर रहे थे। मॉन्स्टर्स हंस रहे थे और उनका मजाक उड़ा रहे थे कि वे अपनी मौत के लिए खुद आए हैं। अराशी ने जवाब दिया कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वे डीमंस हैं या कुछ और, वह बस उन्हें मिटा देगा। उसी समय फोर्ट के अंदर कुछ मॉन्स्टर्स दीवार तोड़कर गार्ड्स पर टूट पड़े। एक मॉन्स्टर एक गार्ड को मारने ही वाला था कि शूजी ने तलवार से उसका वार रोक लिया। गार्ड भी यह देखकर हैरान रह गया। शूजी ने तुरंत सोर्ड एक्सटेंड का इस्तेमाल किया और मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। उसे महसूस हुआ कि उसकी ताकत अब भी बढ़ रही है। उसने जोर से कहा कि यह ऐसी लड़ाई है जिसे वे जीत सकते हैं, इसलिए बिना डरे लड़ो। यह सुनकर सभी हीरो कैंडिडेट्स का हौसला बढ़ गया। शूजी ने खुद को याद दिलाया कि उसे हिचकिचाना नहीं है, क्योंकि वह उनका लीडर है और उसकी झिझक बाकी सबको अस्थिर कर देगी। उसे याद आया कि अरागिकाई ने उसे उसकी नासमझी की कीमत सिखाई थी। हशिमोटो ने भी सबको लड़ाई में शामिल होने को कहा। नगासा ने अपने हमले शुरू किए और केंजाकी ने डोमिनेशन से मॉन्स्टर्स को रोकना शुरू किया। लड़ाई जारी रही और गार्ड्स हीरो कैंडिडेट्स की शक्ति देखकर हैरान रह गए। हाइनरिच ने गार्ड्स को आदेश दिया कि वे कवर दें ताकि हीरो कैंडिडेट्स आगे बढ़ सकें। लंबी लड़ाई के बाद डीमन किंग की सेना को पीछे धकेल दिया गया और अंततः उन्हें हरा दिया गया। अमीलिया ने खुशी से विजय की घोषणा की और गार्ड्स जश्न मनाने लगे। सूर्यास्त के समय शूजी गहरी सोच में डूबा था। तभी हाइनरिच ने उससे पूछा कि इतनी बड़ी लड़ाई का अनुभव कैसा लगा। शूजी ने कहा कि इतने बड़े स्तर की लड़ाई को संभालना कठिन है, क्योंकि लड़ाई के दौरान उसका ध्यान सीमित हो जाता है और आदेश देना मुश्किल हो जाता है। हाइनरिच ने उसकी सराहना की और कहा कि जीत में हीरो कैंडिडेट्स का बड़ा योगदान है, लेकिन साथ ही चेतावनी दी कि अभी उन्होंने सिर्फ मध्यम स्तर के दुश्मनों का सामना किया है। असली खतरा उच्च श्रेणी के डीमंस होंगे। शूजी ने गंभीर होकर कहा कि वह यह बात याद रखेगा। दृश्य डीमन डेन में बदला, जहां एक मॉन्स्टर स्टोन गाया, जो डीमन किंग की सेना के 4 हेवनली किंग्स में से एक था, को रिपोर्ट दे रहा था। वह असफल होने के लिए माफी मांग रहा था, जिससे स्टोन गाया क्रोधित हो गया। इसके बाद दृश्य ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ इयोटे में पहुंचा, जहां अरागिकाई यात्रा कर रहा था। वह सोच रहा था कि सेज से मिलने की उसकी यात्रा अब जल्द खत्म होने वाली है। अचानक उसे तेजी से उसकी ओर आती हुई चीजों का एहसास हुआ। जीभ जैसी चीजें उस पर वार कर रही थीं। वह किसी तरह बच गया और हैरान हुआ कि ये कितनी तेज थीं। ध्यान से देखने पर उसने नए मैजिकल बीस्ट्स देखे। सिस्टम ने उन्हें टंग बाबून्स बताया। उनके स्टैट्स देखकर उसने अंदाजा लगाया कि वे बहुत खतरनाक नहीं हैं। टंग बाबून्स ने फिर हमला किया, लेकिन काई ने आसानी से बचते हुए दूरी बना ली। जब उन्होंने फिर अपनी जीभ से वार किया तो काई ने नाइफ निकालकर बीच से जीभ काट दी। वह लगातार वार करता गया और पूरी जीभ काट दी। एक बाबून ने पूंछ से हमला करने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत धीमा था और काई ने उसे भी मार गिराया। बाकी बाबून्स यह देखकर डर गए और समझ नहीं पाए क्या करें। काई ने गुस्से में उन्हें ललकारा कि वे खुद आएंगे या उसे आकर उन्हें खत्म करना पड़ेगा। कुछ समय बाद जमीन पर बाबून्स की लाशें पड़ी थीं। काई ने सोचा कि जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा है, ज्यादा ताकतवर मैजिकल बीस्ट्स मिलने लगे हैं। शायद वह डीमन किंग के क्षेत्र के पास पहुंच रहा है, या यह जंगल शहरों से दूर है, जहां नाइट्स और एडवेंचरर्स कम आते हैं। उसने सोचा कि आगे बढ़ते जाने पर और भी शक्तिशाली बीस्ट्स मिल सकते हैं, और वह आभारी था कि उसका अप्रेजल स्किल उसे पहले ही उनके बारे में बता देता है। इसलिए अरागिकाई ने तय किया कि आगे के लिए उसे और सतर्क रहना होगा। कुछ समय बाद वह आखिरकार माउंट उरानो पहुंचा, जो एक प्राकृतिक रक्षा दीवार की तरह था और डीमन किंग की सेना के आक्रमण को धीमा कर देता था। उसने याद किया कि सबसे ऊंची चोटी को रीपर वुल्फ माउंटेन कहा जाता है और अफवाह है कि सेज एल्बनोरेथ उसी चोटी पर रहता है। उसे यह भी याद आया कि पहाड़ के नीचे एक छोटा सा गांव होना चाहिए। जब अरागिकाई उस गांव पहुंचा तो वह यह देखकर स्तब्ध रह गया कि पूरा गांव आग में जल रहा था। उसने सोचा कि शायद डीमन किंग की सेना ने हमला किया है, और जल्द ही उसे समझ आ गया कि सच यही है। मॉन्स्टर्स गांव में खड़े थे और वह एक घर की छत से छिपकर उन्हें देख रहा था। उसने सोचा कि यह जगह फ्रंट लाइन से काफी दूर होनी चाहिए थी, इसलिए उसे और सावधान रहना होगा।
मॉन्स्टर्स अपने नेता हेक्टर से पूछ रहे थे कि अब क्या करना चाहिए और कुछ कह रहे थे कि इंसानों का कत्लेआम कर देना चाहिए। हेक्टर ने उन्हें रोका और कहा कि इंसानों को मारने के बजाय गुलाम बना लेना बेहतर होगा। फिर उसने पूछा कि क्या एल्बन ऑरेट के बारे में जानकारी मिली है। मॉन्स्टर्स ने बताया कि सेज रीपर वुल्फ माउंटेन की चोटी पर रहता है। यह सुनकर हेक्टर झुंझला गया कि उनकी सूचना सही निकली और उसने कहा कि उनका सबसे बड़ा लक्ष्य वही सेज है। उसने आदेश दिया कि वे रात गांव में आराम करेंगे और अगली सुबह पहाड़ पर चढ़ेंगे। एक मॉन्स्टर ने चिंता जताई कि रीपर वुल्फ माउंटेन रीपर वुल्फन का बसेरा है जो काबू में न आने वाले बीस्ट्स हैं और जब तक वे उन्हें हरा नहीं देते आगे बढ़ना मुश्किल होगा। दूसरे ने पूछा कि ऐसा क्यों, तो पहले ने बताया कि हाई इंटेलिजेंस वाले बीस्ट्स पर डोमिनेशन मैजिक काम नहीं करती और यहाँ तक कि हेवनली किंग्स ने भी एक ड्रैगन को तो वश में कर लिया था, लेकिन रीपर वुल्फन को काबू करना लगभग असंभव है। हेक्टर ने कहा कि वह खुद मैजिक में निपुण नहीं है, इसलिए बेकार की बातें करने से अच्छा है कि वे उन बीस्ट को हराने की तैयारी करें। बाकी मॉन्स्टर्स भी सहमत हो गए। अरागिकाई ने यह सब सुनकर समझ लिया कि हेक्टर के नेतृत्व में यह दल काफी संगठित है और यह भी जाना कि हेक्टर डीमन किंग की सेना के कुछ गिने चुने हाई रैंकिंग डीमंस में से एक है। उसने सोचा कि सीधे उससे भिड़ना बहुत कठिन होगा। तभी हेक्टर को भी लगा कि कोई उन्हें देख रहा है और उसने मॉन्स्टर्स को जांच करने का आदेश दिया। अरागिकाय हेक्टर की तीक्ष्ण इंद्रियों से प्रभावित हुआ, लेकिन उसे राहत थी कि वह छिपने में माहिर है। तभी उसने देखा कि कुछ इंसान बंधक बनाए गए हैं, रस्सियों से बंधे हुए। ये देखकर भी उसने दखल नहीं दिया क्योंकि उसका लक्ष्य डीमंस की तरह ही सेज तक पहुंचना था और उसे उनसे पहले पहाड़ पर चढ़ना था। दृश्य रीपर वुल्फ माउंटेन की चोटी के पास बदला जहां अरागिकाई किसी तरह चढ़कर पहुंच गया था। नक्शे में कोई तय रास्ता नहीं था, इसलिए उसने जंगली जानवरों के रास्तों का सहारा लिया। धुंध की वजह से दृश्य साफ नहीं था और जमीन भी अस्थिर लग रही थी, इसीलिए वह जल्दी में होते हुए भी सावधानी से आगे बढ़ रहा था। कुछ दूर जाने पर उसे किसी की मौजूदगी महसूस हुई और उसने सोचा कि शायद यही वुल्फन है। ध्यान से सुनने पर उसे एक नहीं, दो, फिर तीन आवाजें सुनाई दी और उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। अचानक उसने खुद को चारों ओर से वुल्फ से घिरा पाया। वे हमला करने ही वाले थे कि वह फुर्ती से उछलकर पास के पेड़ पर जा बैठा। उसे समझ आ गया कि इस पहाड़ पर इतने लोग क्यों गायब हो जाते हैं। उसने अप्रेजल स्किल से वुल्फ्स का स्टेटस देखा और पाया कि उनकी ताकत एवरेज है, लेकिन उनकी असली शक्ति उनकी आपसी तालमेल और समन्वय में है। जब अगारी वुल्फ्स का स्टेटस देख ही रहा था, तभी एक वुल्फन ने पेड़ पर हमला किया और उसे बीच से तोड़ दिया। अगारी समझ गया कि उसे तुरंत कदम उठाना होगा। उसने एक पत्ता उठाया, उसमें मना भरी और उसी से वार किया। कुछ ही सेकंड में वुल्फन दो टुकड़ों में कटकर मर गया। बाकी वुल्फन भी हमला करने लगे, लेकिन हर बार अगारी उसी पत्ते से वार कर उन्हें खत्म करता गया। इसी तरह दो और वुल्फन मारे गए। अब 5-6 वुल्फन एक साथ उसकी ओर बढ़े तो इस बार अगारी ने माना अपने शरीर में प्रवाहित की। उसे लगा कि अगर वह यह सचेत होकर करे तो असर ज्यादा होगा। उसे लियोनोरा की बात याद आई कि जो लोग हमेशा डिवाइन प्रोटेक्शन पर निर्भर रहते हैं उनका माना पर नियंत्रण कमजोर होता है और इसी वजह से वह उन्हें आसानी से नियंत्रित कर पाती थी। अगारी ने समझ लिया कि अगर उसे मजबूत बनना है तो माना कंट्रोल सीखना जरूरी है, क्योंकि इससे दुश्मन के जादू के खिलाफ उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। वह वुल्फन से लड़ते हुए माना कंट्रोल का अभ्यास करता हुआ पहाड़ पर चढ़ता रहा। तभी उसे कुछ महसूस हुआ और वह तुरंत उस दिशा में बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने वुल्फन के लीडर का सामना किया। लीडर ने हमला किया, लेकिन अगारी ने उसे भी बिना हिचकिचाए मार गिराया। जैसे ही लीडर मरा, बाकी वुल्फन भाग गए, क्योंकि वही उनके झुंड का सबसे ताकतवर बीस्ट था। अगारी ने उनका पीछा किया और तभी उसके साथ कुछ अजीब हुआ। उसे वुल्फन की एक लाल रंग की छाया दिखाई देने लगी, मानो उनकी चाल पहले से दिख रही हो। उसने समझ लिया कि यह उनकी मूवमेंट की ट्रेजेक्टरी को पहले से दिखा रहा है। इस एबिलिटी की मदद से उसने 2 और वुल्व्स को आसानी से मार दिया। अब उसे महसूस हुआ कि वह लगभग 1 सेकंड आगे की हरकत देख पा रहा है। बाकी वुल्व्स डर गए, लेकिन अगारी ने उन्हें भागने नहीं दिया और थोड़ी देर और लड़ते हुए सबको खत्म कर दिया। अपने स्टेटस को देखने पर उसे पता चला कि उसे डिवाइन प्रोटेक्शन ऑफ फोरसाइट नाम की नई स्किल मिली है, जो दुश्मन की अगली चाल देखने में मदद करती है। उसे यह भी याद आया कि वीक पॉइंट डिटेक्शन मिलने के बाद उसका अप्रेजल भी मजबूत हो गया था और अब वह आसपास की चीजें और साफ समझ सकता था। थककर उसने आराम करने का सोचा, लेकिन तभी उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने सोचा कि शायद डीमन किंग की सेना आ गई है, इसलिए आराम का विचार छोड़कर वह तुरंत उस दिशा में बढ़ गया। पहाड़ की चोटी के पास मॉन्स्टर्स ने एक एल्वन लड़की को पकड़ रखा था, जिसका नाम मे था। हेक्टर उसकी जिद और साहस की तारीफ करते हुए बोला कि सेज की शिष्या से यही उम्मीद थी, लेकिन अब उसका अंत आ गया है। उसने मॉन्स्टर्स को आदेश दिया कि उसे मार दें। तभी अचानक अगारी वहां पहुंच गया और मे को अपनी बाहों में उठाकर हमले से बचा लिया। मे हैरान रह गई कि एक इंसान उसकी मदद कर रहा है। मॉन्स्टर्स ने पूछा कि वह कौन है
और क्या वह उनका नया दुश्मन है। अगारी ने तुरंत समझ लिया कि वहां कुल 10 मॉन्स्टर्स हैं और उनका लीडर हेक्टर एक हाई रैंकिंग डीमन है। मैं ने पूछा कि उसने उसकी मदद क्यों की। अगारी ने पूछा कि क्या वह सेज एल्बन ओरेट की शिष्या है। जब उसने हाँ कहा तो अगारी ने बताया कि उसे सेज से कुछ काम है, इसलिए उसने उसकी मदद की। अप्रेजल से उसने जाना कि मे हाफ एल्फ है और उसके पास स्पेल स्किल भी है। हेक्टर ने कहा कि उसे पूछने की जरूरत नहीं कि वह कौन है, इतना तय है कि वह दुश्मन है, और उसने अपने मॉन्स्टर्स को आदेश दिया कि एल्फ और इंसान दोनों को मार डालो। अगारी समझ गया कि अगर उसे इस लड़की को बचाना है और सेज से मिलना है तो उसे इन मॉन्स्टर्स को हराना ही होगा। मॉन्स्टर्स ने अगारी पर हमला कर दिया और उसने अपनी फोरसाइट एबिलिटी की मदद से उनकी चाल पहले से भांपने की कोशिश की। यह एबिलिटी बेहद उपयोगी साबित हुई क्योंकि वह उनके फ्यूचर मूवमेंट्स देखकर आसानी से उनके हमलों को रोक पा रहा था। मॉन्स्टर्स ये देखकर चौंक गए और कुछ ही पलों में अगारी ने अपने नाइफ से उन्हें एक एक करके खत्म कर दिया। बाकी मॉन्स्टर्स स्तब्ध रह गए। अगारी ने सोचा कि जब तक फोरसाइट क्लोज कॉम्बैट में सक्रिय है वह लगभग अजेय है, लेकिन उसकी चिंता यह थी कि यह स्किल कितनी देर तक चलेगी और उसके पास कितना समय बचा है। दूसरी ओर हेक्टर ने मॉन्स्टर्स को आदेश दिया कि वे लापरवाही से पास आकर हमला न करें बल्कि मैजिक से दूर से वार करें। मॉन्स्टर्स ने मैजिक बुलेट्स चलानी शुरू की। अगारी यह देखकर सतर्क हो गया, लेकिन तभी मे ने विंड स्पिरिट सिल की मदद से स्पेल चलाकर उन सभी बुलेट्स को उड़ा दिया। अगारी ने हैरानी से पूछा कि क्या यह स्पेल था। मैंने कहा कि यह स्पिरिट्स की शक्ति उधार लेकर किया गया जादू है जो एल्व्स की कला है, और उसने उसका धन्यवाद भी किया। हेक्टर झुंझला गया और खुद लड़ाई में उतरने का फैसला किया। अगारी ने मे से कहा कि वह बाकी मॉन्स्टर्स को रोके जबकि वह हेक्टर से लड़ेगा। मे ने हामी भरी और उससे अपना नाम लेकर बुलाने को कहा। अगारी और हेक्टर आमने सामने भिड़े। हेक्टर बहुत शक्तिशाली था। अगारी ने उसके वार का इस्तेमाल करके हवा में छलांग लगाई और नाइफ से हमला किया, लेकिन हेक्टर ने तलवार से रोक लिया और पलटवार किया। अगारी ने बचते हुए उसे काटा, लेकिन घाव गहरा नहीं था। उसे एहसास हुआ कि हाई रैंकिंग डीमन की ताकत बहुत अधिक है और फोरसाइट के बिना वह शायद मर चुका होता। अप्रेजल से उसे पता चला कि हेक्टर के पास तेज इंद्रियां, उच्च शारीरिक शक्ति और लेवल 5 की सोर्ड्समैनशिप स्किल है। सीधे मुकाबले में वह कमजोर था, इसलिए उसने रणनीति बदलने का सोचा। हेक्टर ने हमला किया और एक वार में अगारी के हाथ पर चोट लगी। अगारी समझ गया कि भविष्य देखना बेकार है अगर शरीर उस गति का साथ न दे सके। अगारी ने गन निकालकर गोली चलाई, लेकिन हेक्टर ने हाथ से ही गोलियां रोक लीं। फिर भी उसकी हथेली घायल हो गई। हेक्टर गुस्से में आ गया। अगारी ने नाइव्स फेंके जिन्हें हेक्टर ने तलवार से रोक लिया। तभी अचानक अगारी बैठ गया और एक बॉम्ब उसकी ओर फेंक दिया। हेक्टर ने पास आकर हमला करना चाहा, लेकिन बॉम्ब फट गया और विस्फोट ने उसे झकझोर दिया। अगारी समझ गया कि गन और ग्रेनेड से उसे हराना मुश्किल है। हेक्टर फिर उठा और भी गुस्से में हमला करने लगा। उसी क्षण अगारी ने वीक पॉइंट डिटेक्शन स्किल सक्रिय की, हेक्टर की चाल का अनुमान लगाया और उसके वार की ट्रेजेक्टरी देखकर उसकी गर्दन का वीक पॉइंट पहचान लिया। उसने पहले से पोजीशन ले ली और जैसे ही हेक्टर आगे बढ़ा वह खुद उसकी नाइफ पर आ गया और वार सीधा उसकी गर्दन में लगा। हेक्टर स्तब्ध रह गया कि यह इतनी सटीकता से कैसे हुआ। वीक पॉइंट डिटेक्शन बहुत शक्तिशाली था, लेकिन माना बहुत तेजी से खत्म कर रहा था। हेक्टर मर गया, लेकिन अगारी भी थककर बैठ गया और उसे एहसास हुआ कि उसका माना लगभग खत्म हो चुका है। मॉन्स्टर्स ने देखा कि उनका लीडर मर चुका है, लेकिन अगारी भी कमजोर है, इसलिए वे उस पर टूट पड़े। मैं भी चिंतित हो गई क्योंकि उसके स्पिरिट्स भी थक चुके थे, फिर भी वह मदद करना चाहती थी। तभी अचानक एक प्रचंड फायर स्पेल आया और पूरे मॉन्स्टर्स को आग में घेर कर खत्म कर दिया। अगारी ने महसूस किया कि यह आग रीना की फायर पावर से कहीं अधिक शक्तिशाली है। मे की ओर से एक आवाज आई जिसने देर से आने के लिए माफी मांगी। मैं खुश हो गई और उसे मास्टर कहकर पुकारा। अगारी समझ गया कि यही वह सेज एल्बन ओरेट है जिसे वह ढूंढ रहा था। एल्बन ओरेट ने उसका धन्यवाद किया और कहा कि लगता है वह उसकी शिष्या की मदद कर रहा था। अगारी ने कहा कि यह बस संयोग था और पूछा कि क्या वह सच में वही महान सेज है। उसने हाँ कहा और मुस्कुराकर जोड़ा कि अब वह पहले जैसी नहीं रही, बस एक बूढ़ी और कमजोर औरत है। अगारी ने अप्रेजल स्किल इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन उसका माना बहुत कम था, इसलिए वह उसे उपयोग नहीं कर सका। फिर भी अगारी जानता था कि सेज एल्बन ओरेट बहुत शक्तिशाली है और वह कभी उसे हरा नहीं सकता, इसलिए उसे लगा कि सच छिपाने का कोई मतलब नहीं है और उसे ईमानदारी से बात करनी चाहिए। एल्बन ओरेट ने उससे पूछा कि क्या उसे उससे कोई काम है और उसने हाँ में जवाब दिया। एल्बन ओरेट ने कहा कि कोई भी बिना कारण उसके पास नहीं आता
और अपनी शिष्या को बचाने के लिए उसका धन्यवाद किया। उसने वादा किया कि वह उसके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेगी। मे ने पूछा कि क्या उन्हें घर लौटना चाहिए, क्योंकि चारों ओर खून फैला है और वुल्व्स फिर आ सकते हैं। एल्बन ऑरेट ने सहमति जताई और अगारी से भी साथ चलने को कहा, क्योंकि उसे भी आराम की जरूरत थी। अगारी मान गया और चलते हुए उसने सोचा कि अब तक हालात उसके पक्ष में रहे हैं और मे की मदद करना सही फैसला था। कुछ समय बाद वे एल्बन ऑरेट के घर पहुंचे। अंदर पहुंचकर मे नहाने चली गई। अगारी ने पूछा कि वह इतनी दूर और एकांत जगह पर क्यों रहती है। एल्बन ऑरेट ने कहा कि उसके कई कारण हैं, लेकिन मुख्य वजह यह है कि वह प्रकृति के पास लौटना चाहती थी। सेवानिवृत्ति के बाद भी बहुत लोग उसका फायदा उठाना चाहते थे। अगारी ने कहा कि वह समझ सकता है, क्योंकि उसका घर पहुंचना आसान नहीं है। एल्बन ऑरेट ने कहा कि कभी कभी कुशल लोग उसकी तरह उससे मिलने आ जाते हैं और वह ऐसी नहीं है जो मदद मांगने वालों को ठुकरा दे। अगारी ने सीधे कहा कि वह उन हीरो कैंडिडेट्स में से एक है जिन्हें डीमन किंग को हराने का मिशन दिया गया है। एल्बन ऑरेट ने कहा कि वे तीसरी पीढ़ी के हीरो कैंडिडेट्स हैं और उसने अफवाहें तो सुनी थीं, लेकिन यह नहीं सोचा था कि उन्हें सच में बुला लिया गया है। तीसरी पीढ़ी की बात सुनकर अगारी चौंक गया और उसे लियोनोरा की बातें याद आईं। एल्बन ऑरेट ने बताया कि लगभग 4 साल पहले दूसरी पीढ़ी को बुलाया गया था और पहली पीढ़ी करीब 10 साल पहले। दोनों बार हीरो कैंडिडेट्स डीमन किंग को हराने गए और नष्ट हो गए। इसके बाद समनिंग रिचुअल पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन सेंटेस लियोनोरा उसे तोड़कर तीसरी पीढ़ी को बुलाना चाहती थी। उसने कहा कि वह इस विचार के खिलाफ थी, क्योंकि किसी दूसरे संसार के लोगों पर देश का भाग्य छोड़ना उसे लापरवाही लगा। अगारी ने शांत स्वर में कहा कि लियोनोरा अब ऐसा नहीं कर पाएगी, क्योंकि वह उसे पहले ही खत्म कर चुका है। एल्बन ऑरेट को यह सुनकर विश्वास करना कठिन लगा, लेकिन अगारी मुस्कुराया और कहा कि किसी को हराने के कई तरीके होते हैं, चाहे ताकत का अंतर कितना भी बड़ा क्यों न हो। एल्बन ऑरेट हल्के से हंसी और बोली कि सच है, और यह विडंबना है कि लियोनोरा अपने ही पॉन से हार गई। फिर उसने सीधे कहा कि वह उन्हें अपने स्पेल्स से वापस नहीं भेज सकती। यह सुनकर अगारी उदास हो गया और पूछा कि क्या कोई सुराग है। एल्बन ऑरेट ने बताया कि इंसानी जादू से किसी को बुलाना संभव है, लेकिन वापस भेजने का ज्ञान बहुत पहले खो चुका है, क्योंकि किसी ने उस पर शोध ही नहीं किया। अगारी ने कहा कि लियोनोरा ने भी यही कहा था और पूछा कि क्या इसका मतलब है कि डीमन किंग को हराना ही एकमात्र रास्ता है। एल्बन ऑरेट ने कहा कि संभवतः हाँ, या शायद डिमोनिक आर्ट्स की मदद से कोई उपाय मिल सकता है। डिमोनिक आर्ट्स का नाम सुनकर अगारी ने सोचा कि अब उसे उसी दिशा में जानकारी ढूंढनी होगी। एल्बन ऑरेट ने कहा कि वह उससे अधिक मदद नहीं कर सकती, लेकिन अगर कुछ पता चला तो वह उसे जरूर बताएगी। अगारी ने धन्यवाद दिया। एल्बन ऑरेट मुस्कुराई और बोली कि शायद वह सच में डीमन किंग को हरा सके। अगारी ने कहा कि वह ऐसा कठिन काम करना नहीं चाहता, लेकिन अगर और कोई रास्ता नहीं है तो उसे करना ही पड़ेगा। उसके चेहरे पर उभरती ठंडी क्रोध और हत्या की इच्छा देखकर एल्बन ऑरेट कुछ क्षण के लिए चुप हो गई। उसे लगा कि अगारी बाकी हीरो कैंडिडेट से अलग है, जैसे वह किसी अंधेरी और कठोर जगह में पला हो। अंत में अगारी ने उसका धन्यवाद किया और कहा कि अगर कुछ पता चले तो एडवेंचरर्स गिल्ड में सायरन नाम से संपर्क करे। एल्बन ऑरेट ने मे को अगारी के साथ जाने की अनुमति देने का निर्णय लिया। तभी मे नहाकर बाहर आई और उसने अगारी से कहा कि वह भी नहा ले, क्योंकि पहाड़ चढ़ने और लड़ाई के बाद वह थक गया होगा। अगारी ने हामी भरी, लेकिन तभी एल्बन ऑरेट ने उन्हें रोककर कहा कि उसके पास एक सुझाव है। अगारी ने पूछा कि वह सुझाव क्या है। एल्बन ऑरेट ने उससे पूछा कि वह अपनी यात्रा पर उसकी शिष्या को साथ क्यों नहीं ले जाता। मैं यह सुनकर चौंक गई और पूछा कि क्या वह सच में उसी की बात कर रही है। दृश्य वोरा डिमोनिक किंगडम के पूर्वी क्षेत्र के फ्रंट लाइन बैटलफील्ड पर बदल गया, जहां अगारी और मैं अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे। अब ऐसा लग रहा था कि अगारी को अपनी यात्रा में मे को साथ लेना पड़ा है। अगारी ने मौसम की तारीफ की और कहा कि उसने सुना था कि डिमोनिक टेरिटोरी का मौसम बहुत कठोर होता है। मैंने जवाब दिया कि जहां वे अभी खड़े हैं वह जगह पहले होली किंगडम का हिस्सा थी और असली कठोर मौसम तो वोरा किंगडम के भीतर और गहराई में मिलेगा। अगारी समझ गया कि यह इलाका डीमन किंग की सेना द्वारा कब्जा किया जा चुका है। मैंने बताया कि उरुगो माउंटेन रेंज के पश्चिमी हिस्से में न्यूट ट्राट नाम का एक बड़ा शहर है और उसके आसपास कई गांव थे, लेकिन अब वह शहर भी डीमन किंग की सेना के कब्जे में है और वही उनका गंतव्य है। उसने अनुमान लगाया कि वहां पहुंचने में लगभग 2 दिन लगेंगे। अगारी ने हिचकिचाते हुए पूछा कि वहां रहने वाले लोगों का क्या हुआ। मैंने दुखी होकर बताया कि आधे लोग मारे गए और बाकी को जबरन मजदूरी के लिए गुलाम बना लिया गया, जबकि कुछ लोग पहाड़ पार कर भागने में सफल हुए। ये सुनकर अगारी ने सिर हिलाया और सोचा कि मे का साथ लेना सही फैसला था, क्योंकि उसे इस इलाके की बहुत जानकारी थी। दृश्य फिर अतीत में गया जब एल्बन ऑरेट ने अगारी से मे को साथ ले जाने की बात कही थी। अगारी ने पहले मना कर दिया था, जिससे मे नाराज हो गई।
और उससे कम विचार करने को कहा। एल्बान औरत हंसी और बोली कि उसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में नया होने के कारण मे का ज्ञान उसके लिए बहुत उपयोगी होगा। उसने यह भी कहा कि वह लंबे समय से मे को यात्रा पर भेजना चाहती थी, लेकिन उसे अकेले भेजने को लेकर चिंतित थी। अगारी ने पूछा कि जब वह खुद उसे ले जा सकती है तो उसे क्यों सौंप रही है। एल्बन औरत ने जवाब दिया कि वह अब यात्राएं करने की स्थिति में नहीं है, भले ही वह बाहर से स्वस्थ दिखती हो। उसका समय और शक्ति सीमित है। उसी समय मे ने भी आभार व्यक्त किया, लेकिन सोचने के लिए समय मांगा। तभी अगारी ने बीच में कहा कि वह डीमन टेरिटोरी में घुसपैठ करने जा रहा है और यह बहुत खतरनाक यात्रा होगी। उसने साफ कहा कि अगर मे उसे धीमा करेगी तो वह उसे पीछे छोड़ देगा। एल्बन औरत ने मे से कहा कि यह उसका अपना निर्णय है। मे ने कुछ पल सोचा और कहा कि वह अगारी के साथ जाने के लिए तैयार है। दृश्य वर्तमान में लौटा। अगारी ने देखा कि मे थकी हुई लग रही है और याद दिलाया कि अभी पूरा एक दिन और चलना है। मे ने कहा कि वह स्पेल कास्टर है, इसलिए उससे बहुत अधिक शारीरिक क्षमता की उम्मीद न करे, लेकिन वह अभ्यास करती रही है। अगारी ने कहा कि वे आज यहीं रुकेंगे और आराम करेंगे। मे हैरान हुई और याद दिलाया कि उसने कहा था कि वह उसे पीछे छोड़ देगा। अगारी ने कहा कि वह ऐसी बेकार बात न करे, वह उसे इस कारण कभी नहीं छोड़ेगा और उसे जल्दी कैंप लगाने को कहा। मैं प्रभावित हुई और तैयारी करने लगी। रात को वे दोनों अलाव के पास बैठे थे। मैं खाना खा रही थी और अगारी उसे देख रहा था। उसने कहा कि शायद वह पहले से समझती है कि आगे की यात्रा बहुत खतरनाक होगी और वह अपने घर लौटने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। उसने यह भी कहा कि मे के पास शायद उतना मजबूत कारण न हो, इसलिए उसने पूछा कि क्या वह सही समझ रहा है कि एल्बान औरत सच कह रही थी और मे के पास उसके साथ आने का अपना कारण है। मे ने कहा कि उसे ठीक से समझाना मुश्किल है, लेकिन उसने बहुत कुछ खोया है। उसका पुराना घर एल्वन विलेज डीमन किंग की सेना ने नष्ट कर दिया था। ये सुनकर अगारी ने पूछा कि क्या यह युद्ध सिर्फ इंसानों और मॉन्स्टर्स के बीच होने वाला युद्ध नहीं था। मेयर ने जवाब दिया कि ऐसे फर्क अब मायने नहीं रखते, क्योंकि डीमंस सभी जातियों को कुचल देते हैं। उसने बताया कि उसके पिता, माँ और यहाँ तक कि उसका छोटा भाई भी मारे गए थे। वह सिर्फ इसलिए बच पाई क्योंकि उसके पिता ने खुद को चारे की तरह इस्तेमाल किया ताकि मॉन्स्टर्स का ध्यान बढ़ जाए। उसने यह भी बताया कि उस समय वह किसी की मदद नहीं कर सकी और जब डीमन किंग की सेना गांव छोड़कर चली गई तो उसे मरा हुआ समझकर वहीं छोड़ दिया गया। बाद में एल्बन कराट ने उसे पाया और अपने साथ ले जाकर अपनी शिष्या बना लिया। अगारी ने कहा कि उसे उसके अतीत में दिलचस्पी नहीं है, वह सिर्फ उसका लक्ष्य जानना चाहता है। मेयर ने कहा कि उसे उसकी कहानी से समझ जाना चाहिए था। उसने बताया कि एल्बन कराट की शिष्या और स्पेल कास्टर बनने का उसका उद्देश्य मॉन्स्टर्स को हराने की ताकत हासिल करना था। उसकी आंखों में गुस्सा और बदले की आग भर आई। उसने कहा कि पिछले 10 साल में अपने मास्टर से जो कुछ भी सीखा और जो भी ट्रेनिंग की वह सब सिर्फ बदला लेने के लिए था। उसने कसम खाई कि जिस आदमी ने उसके परिवार को मारा उसे वह अपने हाथों से खत्म करेगी। अगारी ने पूछा उस डीमन का नाम क्या है। मेयर ने जवाब दिया कि वह डीमन किंग की सेना के 4 हेवनली किंग्स में से एक है, विम्बर्ग, जिसे हेवनली किंग ऑफ द विंड कहा जाता है और जो सेना के सबसे ऊंचे नेताओं में से एक है। अगारी ने पूछा कि क्या उसके साथ आने का कारण विम्बर्ग के करीब पहुंचना है। उसने यह भी कहा कि फिलहाल उसके पास डीमन से लड़ने का कोई निजी कारण नहीं है। मेयर ने यह भी कहा कि वह नहीं समझ पाई कि एल्बन कराट ने अगारी से मिलने के बाद उसे साथ जाने की अनुमति क्यों दे दी। उसने माना कि वह अपने मास्टर के सोचने का तरीका नहीं समझती, इसलिए फिलहाल वह अगारी के निर्देशों का पालन करेगी। अगारी ने कहा कि वह उसकी स्थिति समझता है। उसे एल्बान कराट की बात याद आई जब उसने उससे मेयर का ध्यान रखने को कहा था, मानो उसे यकीन हो कि वह उसे संभाल सकता है। तब अगारी समझ गया कि एल्बान कराट ने अपनी शिष्या को अकेले यात्रा पर क्यों नहीं जाने दिया। मेयर शायद बदले की आग में अपनी जान बेवजह जोखिम में डाल देती। मेयर ने भारी माहौल बनाने के लिए माफी मांगी और कहा कि वह उसे अपनी बदले की लड़ाई में शामिल नहीं करना चाहती। अगारी समझ गया कि वह अपना बदला खुद लेना चाहती है। उसने उससे कहा कि अब बात खत्म करे और सो जाए, क्योंकि अगले दिन उन्हें फिर चलना है। मेयर मान गई और कहा कि वह स्पिरिट्स को पहरे पर लगा देगी ताकि अगर कोई मॉन्स्टर पास आए तो वे उन्हें जगा दें। मेयर शांति से सो गई, लेकिन अगारी जागता रहा। वह डीमन किंग की सेना के 4 हेवनली किंग्स के बारे में सोचने लगा। उसने सोती हुई मेयर को देखा और चुपचाप तंबू से बाहर निकल गया। उसने सोचा कि उसका पिछला दुश्मन एक हाई रैंकिंग डीमन था और अब अगला उससे भी ज्यादा शक्तिशाली होगा। उसे एहसास हुआ कि इतने ताकतवर दुश्मनों का सामना करने से पहले उन्हें और मजबूत होना होगा। फिर उसने इन विचारों को फिलहाल किनारे रख दिया, क्योंकि बेकार की चिंता से कुछ हासिल नहीं होता। दृश्य होली किंगडम के पश्चिमी मोर्चे पर बदला, जहां उच्च अधिकारी चर्चा कर रहे थे कि अब हीरो कैंडिडेट्स के आने के बाद हमला करने का सही समय है। बाकी लोग सहमत हुए और पूछा कि हमला कहां से शुरू किया जाए।
अमीलिया ने कहा कि फोर्ट अरूस पर हमला करना अच्छा रहेगा क्योंकि वह पहले उनका किला था और अब दुश्मनों का फ्रंट लाइन बेस बन चुका है। हाइनरिच ने कहा कि अगर वे उस किले को तोड़ दें तो दुश्मन जरूर पीछे हटेगा, लेकिन हाइनरिच ने यह भी कहा कि यह योजना जोखिम भरी है क्योंकि अब तक वे रक्षात्मक स्थिति में थे तो अचानक हमला करना खतरनाक हो सकता है। अधिकारियों ने पूछा कि अगर हीरो कैंडिडेट्स उसके अधीन हैं तो समस्या क्या है। अमीलिया ने कहा कि हाइनरिच की बात सही है, लेकिन दुश्मन अभी उन्हें कम आंक रहा होगा, इसलिए अचानक हमला करने से फायदा हो सकता है। फिर उसने मिडू शूजी से पूछा कि क्या उसका शरीर पूरी तरह ठीक हो गया है। शूजी ने जवाब दिया कि हाँ, और अगर उसे लड़ने को कहा गया तो वह अपनी तलवार उठाने को तैयार है। इसके बाद हाइनरिच, मिडू शूजी और हशिमोटो मार वापस लौट गए। हाइनरिच ने कहा कि योजना अगले दिन लागू की जाएगी और यह भी कहा कि अमीलिया का इतना आक्रामक होना दुर्लभ है। हशिमोटो मार ने पूछा कि क्या योजना सच में सफल होगी, क्योंकि सभी अधिकारी बहुत आत्मविश्वासी लग रहे थे। मिडू शूजी ने कहा कि अगर उन्हें हमला करना ही है तो बेहतर है कि वे उस समय करें जब दुश्मन अभी अपनी सेना दोबारा संगठित कर रहा है, इसलिए उसे नहीं लगता कि यह फैसला गलत है। हाइनरिच ने जवाब दिया कि वे हीरो कैंडिडेट्स की ताकत और एबिलिटीज पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो रहे हैं और यही चीज उन्हें ओवर कॉन्फिडेंट बना रही है। उसने यह भी कहा कि भले ही वे अपनी कमांड से बाहर सिर्फ डिफेंसेस को मजबूत कर रहे हों, लेकिन हायर अप्स के आदेश को मानने से इनकार नहीं किया जा सकता। हशिमोटो ने तनाव में पूछा कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था, है ना? हाइनरिच ने कहा कि बिल्कुल, वह अपनी तरफ से पूरी मदद करेगा, लेकिन इस ऑपरेशन की असली कुंजी अभी भी हीरो कैंडिडेट्स ही हैं, इसलिए उनसे कहो कि अच्छी तरह आराम कर लें। अचानक मिडू शूजी को बेचैनी होने लगी। उसे बिना वजह एक बुरा एहसास हो रहा था, लेकिन उनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। अगले दिन फोर्ट आर्लिस के पास हीरो कैंडिडेट्स और हाइनरिच की टीम हमला करने के लिए तैयार खड़ी थी। रीना ने पूछा कि वे सुबह सुबह हमला क्यों कर रहे हैं। रात में सरप्राइज अटैक ज्यादा असरदार होता। हाइनरिच ने समझाया कि डीमंस अंधेरे में साफ देख सकते हैं, इसलिए रात का हमला उल्टा नुकसानदेह हो सकता है। मिडू शूजी ने कहा कि वह लक्ष्य की पुष्टि करना चाहता है। मेन फोर्स मॉन्स्टर्स को उलझाए रखेगी और वे मॉन्स्टर लीडर को खत्म करेंगे, जो शायद एक हाई रैंकिंग डीमन होगा। उसने सभी को बताया कि लड़ाई शुरू होते ही वह आगे रहेगा और अगर वह पास न हो तो वे या तो समय खरीदें या पीछे हट जाएं। तभी एक गार्ड हाइनरिच के पास आया और बताया कि मेन फोर्स से संदेश आया है, ऑपरेशन शुरू करने का समय हो गया है। हाइनरिच ने आदेश दिया और सब बिना हिचकिचाए किले पर टूट पड़े। अमीलिया चिल्लाई कि सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर दो। उन्हें पता नहीं था कि उनकी हर हरकत स्टोन गाया, डीमन आर्मी के हेवनली किंग की नजर में थी। कुछ ही देर बाद हाइनरिक और कुछ हीरो कैंडिडेट्स किले के मेन टावर में घुस गए। अंदर के मॉन्स्टर्स चौंक गए, लेकिन मिडू शूजी ने कुछ ही सेकंड में उन्हें खत्म कर दिया। हाइनरिच ने चेतावनी दी कि गार्ड नीचे मत करो, क्योंकि दुश्मन का असली लीडर अभी भी हॉल में हो सकता है। अचानक दोनों तरफ से मॉन्स्टर्स ने उन्हें घेर लिया। कुछ कैंडिडेट्स ने शूजी से पूछा कि अब क्या करें। हाइनरिच ने कहा कि पीछे की रक्षा 8th नाइट ऑर्डर संभालेगा और उन्हें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए। शूजी ने हामी भरी और नियासा को बुलाया। उसने आत्मविश्वास से जवाब दिया कि उसे बताने की जरूरत नहीं, वह जानती है कि रास्ते के मॉन्स्टर्स को खत्म करना उसका काम है। उसने अपनी शक्ति छोड़ दी और बाकी सब भी शामिल हो गए। रास्ता साफ हो गया। जब उन्होंने बड़ा दरवाजा खोला तो सामने एक ह्यूमनॉइड आकृति खड़ी थी। सैम ने घबराकर पूछा, यह क्या है? अरशी ने भी पूछा, क्या यही उनका लीडर है? तभी स्टोन गाया ने खुद को डीमन किंग की सेना के 4 हेवनली किंग्स में से एक बताया। केंजाकी रिन और हशिमोटो मराए तनाव में आ गईं। मिडू शूजी भी असहज हो गया, क्योंकि स्टोन गाया से निकलने वाला दबाव सामान्य नहीं था। स्टोन गाया ने तलवार निकाली और उन्हें चुनौती दी कि देखें कौन ज्यादा मजबूत है। शूजी ने सबको तैयार रहने को कहा, लेकिन अंदर ही अंदर वह हिम्मत जुटा रहा था। अगर वे हार गए तो मेन फोर्स की सारी कुर्बानी बेकार हो जाती। लेकिन हमला करने के बजाय स्टोन गाया जमीन पर बैठ गया और हाथ जमीन पर रख दिया। शूजी हैरान रह गया। तभी उसके चारों ओर एक नारंगी घेरा बन गया और जमीन फटने लगी। मिट्टी उभर कर कई गोलेम्स में बदल गई जो उनके सामने खड़े हो गए। स्टोन गाया ने आदेश दिया कि गोलेम्स हीरो कैंडिडेट्स को खत्म कर दें। शूजी ने सबको कहा कि गोलेम्स को रोको। नरूमी योशिया ने तुरंत अपने नेचर पावर से हमला शुरू किया और तेज पत्तों से गोलेम्स को काटने लगा। अराशी भी शामिल हो गया और फायर ब्लास्ट से गोलेम्स को तोड़ने लगा। अराशी हंसते हुए बोला कि चाहे कितने भी गोलेम्स आ जाएं, ये धीमे क्रीचर्स उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन तभी स्टोन गाया ने अपना मैजिक इस्तेमाल किया और टूटे हुए गोलेम्स फिर से जुड़ने लगे। यह देखकर सबके चेहरे का आत्मविश्वास धीरे धीरे गायब होने लगा। हीरो कैंडिडेट्स आश्चर्यचकित थे और सोच रहे थे कि यह कैसे संभव है। फिर भी उन्होंने लड़ाई जारी रखी। गोलेम्स को तोड़ते रहे, लेकिन उन्हें फिर से रिजेनरेट होते देखा। एक पल ऐसा आया जब आरक्यूए लगभग एक गोलेम से गलती से टकराने वाला था, लेकिन राहत की बात यह रही कि केंजाकी रिन ने अपने डोमिनेशन अटैक से कुछ गोलेम्स को नियंत्रित कर लिया।
हालांकि जब एक और व्यक्ति ने एक गोलेम पर वार करने की कोशिश की तो उनके आश्चर्य के लिए गोलेम फिर भी वार करने में सफल रहा। हशिमोटो मोरे ने टेलीकिनेसिस से गोलेम्स पर उग्र हमला किया और उन्हें नष्ट कर दिया, लेकिन उनकी झुंझलाहट के लिए गोलेम्स फिर से रिजनरेट होने लगे। थोड़ी देर बाद अराशी शिनुकी ने झुंझलाहट जताई कि गोलेम्स की रिजनरेशन का कोई अंत नहीं दिख रहा था। उसी समय नरुमी योश को मंगा जैसी स्थिति याद आई, जहां ऐसे मामलों में समनर को हराना सबसे अच्छा तरीका होता है। नरुमी योशिया ने मिडुशुजी से कहा कि वे गोलेम्स को संभालेंगे और उसे मुख्य डीमन किंग पर ध्यान देने की सलाह दी। मिडुशुजी ने कहा कि वह समझ गया और वह तथा अराशी शानशुकी समनर से निपटेंगे। वे गुस्से में स्टेजिया की ओर दौड़े, लेकिन स्टेया मुस्कुराया और कहा कि हीरो कैंडिडेट्स उसे कम आंक रहे हैं। स्टोना ने फिर मैजिक इस्तेमाल किया और जमीन से पत्थर बुलाकर मिडुशुजी की ओर फेंके। मिडुशुजी ने तनाव में दौड़कर बचने की कोशिश की, लेकिन पत्थर उसका पीछा करते रहे और वह उनसे बच नहीं पाया और घायल हो गया। सबने चिंता में उसका नाम पुकारा, लेकिन मिडुशुजी ने कहा कि वह ठीक है। स्टोन गाया को पता नहीं था कि यह एक डिस्ट्रैक्शन था ताकि अराशी शुकी पीछे से स्नीक अटैक कर सके। उनकी योजना सफल लगी और अराशी शानुक पीछे से आकर पूरी फ्लेम पावर के साथ शक्तिशाली पंच मारने में सफल हुआ। सबने उत्सुकता से देखा कि क्या अराशी शानुक ने डीमन किंग को हरा दिया, लेकिन जब धुआं और धूल साफ हुई तो दिखा कि अराशी शिनुक मिट्टी और क्ले की दीवार से टकरा गया था। सबके आश्चर्य के लिए वह दीवार ही अराशी शुनशुक पर पलटकर ऐसे वार कर गई जैसे उसके पेट पर मुक्का मारा गया हो और वह बेहोश हो गया। स्टोना हंस पड़ा और हीरो कैंडिडेट से पूछा कि क्या उनके पास बस इतनी ही ताकत है और कहानी यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकती है। तुम्हें क्या लगता है आगे क्या होगा? क्या माइडस शूजी और बाकी लोग स्टोन गाया को हरा पाएंगे या उसके हाथों मारे जाएंगे?